ओके। तो बेटा जल्दी जल्दी करते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में। चैप्टर नंबर 12 है ये। ज्यादातर इसके अंदर बस डेटा ही है, कुछ और खास ज्यादा कुछ ऐसा स्टडी या कोई ज्यादा केस स्टडीज नहीं है। तो एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, एग्जिस्टेंशियल प्रायोरिटीज। तो इंडिया की प्रायोरिटीज क्या है राइट नाउ? एक तो सबसे बड़ा इशू जो है हमारी एम्प्लॉयबिलिटी का। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी हाई है। और ऑल्दो वो मेजर नहीं हो पाती क्योंकि हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इनफॉर्मल जॉब को भी जॉब कंसिडर करते हैं, जो कि बहुत बार आई मीन फोर्स्ड और डिस्ट्रेस टाइप की एम्प्लॉयमेंट होती है। मींस प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट तो वो होती नहीं है। अब इंसान को अगर जॉब नहीं मिलेगी तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो करेगा ही। कुछ भी नहीं होगा तो वो अपने फैमिली फार्म में जाके काम करेगा। इवन इवन दैट विल बी कंसिडर्ड एन एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट प्रोसेस। और गवर्नमेंट का जो क्राइटेरिया है, जिसके अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट मेजर करती है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, एनएस जो कैलकुलेट करता है, उसके अकॉर्डिंग तो ये भी आपकी एम्प्लॉयमेंट मानी जाएगी। तो इंडिया के साथ में आज सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे पास प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट नहीं है। एम्प्लॉयमेंट ऑल दो आपको डेटा में अपीयर्ड होगी, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में 2023-24 में। आप यूजुअल स्टेटस बेसिस पे, करंट वीकली स्टेटस बेसिस पे आप देखेंगे कि जो है एम्प्लॉयमेंट आपकी 3% है, अनएम्प्लॉयमेंट 3% है। ठीक है, 4% है। लेकिन क्या बाकी के 96% जो एम्प्लॉयड है वो प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट है? तो प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो हमारी प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट से ज्यादा एब्सेंस ऑफ प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है। सो ये कुछ बेसिक्स हैं। वर्कर पॉपुलेशन रेशो क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉन टोटल पॉपुलेशन। ये छोटे से मैंने बस ऐसे ही लिख दिए थे फॉर्मूले, कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, मैं खुद कंफ्यूज जाता हूँ इसमें। वर्कर पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन से एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयड को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे। और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में क्या है, लेबर फोर्स, पहले तो लेबर फोर्स डिफाइन कीजिए। उसमें होते हैं लोग जो एम्प्लॉयड हैं और जो एक्टिवली लुकिंग फॉर वर्क हैं, वो बंदे। अच्छा, लेबर फोर्स में सेल्फ एम्प्लॉयड भी एम्प्लॉयड काउंट होते हैं। फैमिली फार्म में काम करने वाला बंदा भी एम्प्लॉयड है। और जिनको कुछ भी काम नहीं मिला, इवन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है लेकिन एक्टिवली ढूंढ रहे हैं काम के लिए, वो लेबर फोर्स है। अब इस लेबर फोर्स को आप डिवाइड कर दो अगर वर्किंग एज पॉपुलेशन से, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आ जाती है। अगर हमें ये फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कैलकुलेट करना होता है तो हम डिवाइड करते वर्किंग एज पॉपुलेशन ऑफ फीमेल, और फिर लेबर फोर्स न्यूमरेटर होती फीमेल की, वो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हो जाता। ठीक है। तो कौन से क्लास को, कौन से ग्रुप ऑफ पीपल को आप, किन की आप लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मेजर कर रहे हो, वो डिपेंड करता है। वो डिसाइड करेगा कि डिनोमिनेटर से को क्या डिनोमिनेटर होगा। वर्किंग एज पॉपुलेशन मेल फीमेल दोनों कंसिडर कर रहे हैं तो टोटल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कर रहे हैं। अगर फीमेल की कर रहे हैं तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कर रहे हैं। अगर सिर्फ मेल है वर्किंग एज पॉपुलेशन 15 to 60 ईयर्स, तो मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कैलकुलेट कर रहे हो आप। अनएम्प्लॉयमेंट रेट वही, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड अपॉन टोटल लेबर फोर्स, देन 200। ये काइंड ऑफ डायग्राम है। इसमें देखो पूरी पॉपुलेशन है। अब सारी पॉपुलेशन तो काम नहीं करती, ये 60+ के लोग काम नहीं करेंगे, और ये 14 से नीचे हमारा लेबर लॉज जो है, चाइल्ड लेबर के जो लॉज हैं वो डिफाइन करते हैं कि भाई 14 साल से तो नीचे आप लेबर कर नहीं सकते, तो कैलकुलेट भी नहीं करेंगे उनको, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में भी कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये पॉपुलेशन के ये दो ग्रुप निकल जाते हैं। इन्हें बेसिकली हम डिपेंडेंट्स पीपल कहते हैं, जो कि वर्किंग एज पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट है फीडिंग के लिए और उनकी टेक केयर करने के लिए। तो डिपेंडेंसी रेशियो जब आप कैलकुलेट करते हो तो 0 to 14 ईयर और 60+ के लोगों को डिवाइड कर देते हो आप पूरी पॉपुलेशन से, सॉरी पूरी पॉपुलेशन ये वाली पॉपुलेशन से जो वर्किंग एज है। ठीक है। सो ये सारे न्यूमरेटर इस डिनोमिनेटर पे डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंसी रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं। अब इस डायग्राम में देखो, ये पूरा का पूरा सबसे बड़ा सुपर सेट जो है ये पॉपुलेशन है। इसके अंदर छोटा सबसेट है, ये वर्किंग एज पॉपुलेशन है। ठीक है। अब इस वर्किंग एज पॉपुलेशन में से सब लोग ना तो एम्प्लॉयड एम्प्लॉयड है, एक ग्रुप ऑफ पीपल एम्प्लॉयड है, दूसरे सब लोग काम नहीं ढूंढ रहे हैं। जो अनएम्प्लॉयड है वो सारे लोग काम नहीं ढूंढ रहे, ओनली अ ग्रुप ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड बट एक्टिवली सीकिंग वर्क। ठीक है। ये जो ब्लैक ब्लैक होल्स है छोटे छोटे, ये सारे लोग पता है क्या है? ये या तो
ये या तो हायर एजुकेशन को परस्यू कर रहे हैं, या तो डिस्करेज वर्कर है जो एक्टिवली वर्क सीख करना ही बंद कर चुका है, या ये वेल ऑफ फैमिली की वुमेन है, एजुकेटेड भी है बट डजंट नीड जॉब टू टेक केयर द फैमिली, और इसको हम पॉजिट न्यूट्रल वर्ड बोले तो कल्चरल नॉर्म्स भी हो सकते हैं, और नेगेटिव वर्ड बोले तो कल्चरल क्रिंज भी हो सकता है। ठीक है, ये कल्चरल इशू की वजह से भी बहुत सारी वुमेन को वर्क में पार्टिसिपेट नहीं करने। तो ये सारे नॉट सीकिंग वाले वर्क है। तो कई बार आपको जो ये देखने को मिलेगी ना, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हाई हो गई है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छा ये तो बहुत अच्छी सिचुएशन है, ये तो अच्छी चीज है एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के लिए, एक अच्छा इंडिकेटर है इकोनॉमी की अच्छी पोजीशन को, इकोनॉमी की कंडीशन को अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई इकोनॉमी की कंडीशन इज वेल, एंड इकोनॉमी इज बूस्टिंग एंड इकोनॉमी इज राइजिंग एंड लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग जॉब। बट अगेन देन आई टोल्ड यू, devil lies in detail, the issue is always about productive employment। तो हो सकता है ना कि ये फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इस वजह से बढ़ रही हो कि ये जो ये जो बंदे हैं, ये वेलो फैमिली के की वुमेन है, ठीक है, मैंने यहाँ पे वुमेन लिखा, मैन भी ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो काम नहीं ढूंढ रहे हैं, मे बी वो अच्छा लैंड लोड क्लास है, रेंट अच्छा आ रहा है उनके पास, ठीक है, या ये हायर एजुकेशन को परस्यू करने वाले लोगों की फैमिली में प्रेशर आ गया अर्निंग का। तो ये सारे के सारे लोग प्रेशर आने के बाद, क्योंकि अब सफिशिएंट इनकम नहीं है कि घर पे बैठ के खा लें, तो इस डिस्ट्रेस में, इस इकोनॉमिक डिस्ट्रेस में भी ये लोग पार्टिसिपेट करने जाते हैं, एक्टिवली सीख करते हैं वर्क को। और उस केस में क्या होता है बेटा, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ सकती हैं। तो ये कोई गारंटी नहीं है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ रही है तो वो इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक वेलबींग को पॉजिटिवली एक्सप्लेन कर रहा है, हो सकता है नेगेटिवली, हो सकता है कि लोग लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट अब इसलिए ज़्यादा करने लगे क्योंकि लोगों ने हायर एजुकेशन जो है परस्यू करना छोड़ दिया है, और उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है इमीडिएट अर्निंग की, तो वो लोग परस्यू कर रहे हैं एजुकेशन। सिमिलरली वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो जब लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, तो जरूरी नहीं है कि इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक सिचुएशन कंट्री की वर्स है। ऐसा भी हो सकता है कि लोग वेल ऑफ इतने हो गए हैं, नाउ दे आर नॉट सीकिंग वर्क। सो आपको ना हमेशा डेटा की एक्सप्लेनेशन, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का एक्सप्लेनेशन पे भी ध्यान देना होगा कि व्हाई इट इज राइजिंग एंड व्हाई इट इज फॉलिंग। तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान देनी चाहिए, ठीक है। एक इकोनॉमिस्ट हमेशा ये देखेगा कि जस्ट फैक्चुअल नंबर को नहीं लेगा, उसके एक्सप्लेनेशन पे जाएगा कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ओके इट इज राइजिंग, बट you won't comment on its positivity or its negativity unless you find the explanation why it is rising or why it is falling। तो फिर आप आते हो 26% ऑफ पॉपुलेशन इंडिया की जो है इस एज विंडो में है, इस एज ब्रैकेट में है, 10 to 24। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड अपॉर्चुनिटी को शो कर रहा है, मींस यंग पॉपुलेशन है, और मीडियन एज इंडिया की देखी जाए तो 28 है। तो इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है डेमोग्राफिक डिविडेंड अर्न करने की, डेमोग्राफिक बेनिफिट, डेमोग्राफिक विंडो भी बोलते हैं इसे, और ये 2047 तक एक्सपेक्टेड है कि हमारे पास डेमोग्राफिक विंडो होगी, हमारी डिपेंडेंसी रेशो बहुत लो होगी, और यंग एज पॉपुलेशन काफ़ी होगी, तो मोर नंबर ऑफ वर्कर्स विल बी देयर। और तुम्हें पता है कैपिटल के साथ मोर नंबर ऑफ वर्कर जब मिलते हैं तो क्या होता है, टोटल आउटपुट विल राइज। अगर हम थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में नहीं है कि नेगेटिव होने लग जाए, जो कि हम नहीं है करंटली, तो जीडीपी का गेन होता है उस कंट्रीज में। और ऐसी सिचुएशन हर कंट्री में आती है, एक पॉपुलेशन पिरामिड का आपका कंसेप्ट होता है, जिसमें पिरामिड जब फैट इस तरीके से दिखने लग जाए तो मीन्स ये यंग एज पॉपुलेशन का शेयर ज्यादा हो गया है, ठीक है। और ये आपको
विंडो प्रोवाइड करता है। हाउएवर ये विंडो जो होती है डेमोग्राफिक डिविडेंड की, ये कर्ज में भी कन्वर्ट हो सकती है। अगर आपके पास प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट नहीं रही तो लोग प्रोटेस्ट करेंगे। सोशल स्ट्रक्चर कंट्री का वीक होएगा, सोसाइटल क्राइम्स बढ़ेंगे। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप इस डेमोग्राफिक डिविडेंड अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कर पाते हो कि नहीं। ठीक है। फिर देखो 2014 में क्या था, इंडिया ना 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी। अब इंडिया 2024 में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और एक्सपेक्टेड है कि हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे पीपीपी टर्म में। यूएस और चाइना के बाद हम ही होंगे। सो इट इज एक्सपेक्टेड। एंड देन लुक एट दिस डिपेंडेंसी रेशो। 2011 में 64% थी, 54% होगी। इससे हम क्या, एक चीज, एक इकोनॉमिस्ट इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं या क्या डिड्यूस कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि हमारे देश में सेविंग रेट राइज होने के काफी चांसेस है। बिकॉज एक हाउस होल्ड की सेविंग कब घटती बढ़ती है, तभी घटती है जब उसके पास छोटे बच्चे हैं, स्कूल का खर्चा करना है, पेरेंट्स हैं तो उनकी मेडिकेशन का खर्चा करना है। अब डिपेंडेंसी रेशो कम होगी तो यू विल बी लेफ्ट विद मोर मनी एंड यू विल सेव इट एंड इन्वेस्ट। So this is also positive thing that when dependency ratio goes down, we also generate, and dependency ratio goes down when there is a opportunity of demographic window. So not just more labor will be available for production, but more savings will also be available for more investment. So this is a good opportunity for India. एंड लेट्स सी कि हम ये जो वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 आ रहा है, जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ रही है, जिसमें ऑटोमेशन आ रही है, जिसमें एआई आ रही है, इसके इसके अकॉर्डिंग हम अपनी लेबर को एडजस्ट कर पाए, उनको स्किल कर पाए, अप स्किल कर पाए, रीस्किल कर पाए, देन ओनली वी विल बी एबल टू टेक द एडवांटेज ऑफ दिस डेमोग्राफिक विंडो। अकॉर्डिंग टू द evolutionary technology, we have to skill our worker. Then only we will be able to take the advantage of demographic window. This is what this chapter is all about. टोटल डिपेंडेंसी रेशो, ये थोड़ा सा ग्राफ है, 64 से 54 पे आ गई। एंड देन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट होता है 1 साल से छोटा बच्चा, और पर थाउजेंड पे उसे कैलकुलेट करते हैं। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिया की जो है 44 से 28 पे आ गई है, विच इज़ अ वेरी गुड हेल्थ इंडिकेटर। एंड इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हो रही हैं। एंड एक रीज़न ये बोला जाता है, जो जननी सुरक्षा योजना को भी क्रेडिट दिया जाता है इसका। और एंड देन दिस ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इज ऑल्सो राइजिंग। सो इससे एक और चीज़ भी है कि हमारे जो ओल्ड एज के हमारे ग्रैंड फादर्स, ग्रैंड मदर्स, ऑल दो इंडिया की डिपेंडेंसी रेशो कम होगी, बट देन उनकी जो एग्जिस्टिंग वंस है उनकी एज की एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। तो उनके लिए भी गवर्नमेंट को प्लान करना होगा ओल्ड एज के अकॉर्डिंग हेल्थ केयर फैसिलिटी। ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स, ये डेटा हमें इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करता है। हाईलाइटेड दैट इंडियन, ये लास्ट ईयर इकोनॉमिक सर्वे हाईलाइटेड दैट इंडियन इकोनॉमी मस्ट जनरेट ऑन एन एवरेज 78 लाख नॉन फार्मिंग जॉब्स। हर साल 78 लाख नॉन फार्म जॉब्स होनी चाहिए एनुअली टिल 2030 टू प्रोडक्टिवली एंगेज इट्स वर्किंग। सो ये देखो, वर्ड प्रोडक्टिवली एंगेज, प्रोडक्टिव जॉब तो कुछ भी हो सकती है, बात है प्रोडक्टिव जॉब की। स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अब ये डेटा है देखो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट राइज हुई है अगेन। क्यों राइज हुई है हमें क्या पता, पॉजिटिव न्यूज है कि नेगेटिव है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में तो तुम लेबर फोर्स के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर जो खुद की जमीन पे काम कर रहे हैं, जो कि माइग्रेंट था अर्बन एरिया में, एक हायर सैलरी या हायर अर्निंग कर रहा था एज ए कैजुअल लेबर और एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर इन अ फार्म, अब वो वापस आ गया है अपने फार्म में और वहां पे वो काम कर रहे हैं। पहले उसकी वाइफ काम नहीं करती थी क्योंकि उसकी अर्निंग सफिशिएंट थी, और उसकी वाइफ जो है
बच्चों की केयर करती थी घर में, अब वो वाइफ के साथ फार्म पे लौट आया है क्योंकि उसकी प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट चली गई है। तो इससे तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ जाएगी। सो अगर ये एक्सप्लेनेशन देखे तो ये तो नेगेटिव न्यूज हो सकती है। सो इकोनॉमिस्ट हमेशा ये देखते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है, गिरा है तो क्यों गिरा है। गिरना भी कोई खराब नहीं है, हो सकता है कि गिरना खराब ना हो। अच्छी अर्निंग एक मेंबर की हो रही है फैमिली में, तो दूसरा रेस्ट कर सकता है और दूसरा हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस कर सकता है। उस केस में भी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट गिर जाएगी। या दोनों मेंबर मजबूरी में काम कर रहे हैं, एक तो होता है एस्पिरेशन में काम करना, एक हो रहा है डिस्ट्रेस में काम करना। सो इफ द इकोनॉमिक डिस्ट्रेस इज देयर, जीडीपी इज गोइंग डाउन और inflation is rising and then labor force participation rate is rising, then that could be a negative news. तो PLF survey done by NSO of 2023-24 tells us that LFPR is rising, worker population ratio is also rising, employment even under current weekly status, जो पिछले 7 दिन में देखते हैं कि 1 घंटा काम करा है तो वो काउंट हो जाता है। यूजुअल स्टेटस बेसिस में 335 दिन, 365 दिन में देखते हैं 30 दिन काम करा है तो काउंट हो जाता है। अब यूजुअल स्टेटस बेसिस पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2017-18 में 6% थी और अब हो गई 3.2%। तो काफी फॉल हुई है। बट देन अगेन कहाँ पर हुई है ये एम्प्लॉयमेंट, डिस्ट्रेस होकर खुद के फार्म में काम कर रहे हैं इंसान, वहां पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है तो प्रोडक्टिव नहीं है, ठीक है। तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिड्यूस होना कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। तो इन चीज़ों पे आपको वो ध्यान देना होगा एज एन ऑप्शनल स्टूडेंट। एम्प्लॉयमेंट इवन अंडर करंट वीकली स्टेटस हैज राइजन। सो लेट्स लुक एट दिस डेटा। ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है 49 से 60, worker population ratio 46 to 58. All these indicators have risen, and the good news is unemployment rate यूजुअल स्टेटस बेसिस पे रिड्यूस हुई है। करंट वीकली स्टेटस पे देखें तो भी अनएम्प्लॉयमेंट 8.7 से 4.9 पर रिड्यूस हुई है और वर्कर पॉपुलेशन रेशो 44 से 53 पर राइज हुई है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 48 से 56 पे राइज हुई है, ठीक है। ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। द प्रोपोर्शन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर इन द वर्कफोर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर जो है वो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, उसका रेशो, उसका प्रोपोर्शन राइज हुआ है। 2017-18 में, 2017-18 में वो 52% था, तो अब 58% हो गया 23-24 में। दिस शिफ्ट दिस शिफ्ट रिफ्लेक्ट्स ग्रोइंग एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी। ये क्या बताया जा रहा है कि ये सेल्फ एम्प्लॉयड इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी बढ़ गई है। पीपल आर नाउ बिकमिंग मोर एंटरप्रेन्योरियल एंड सी, हम अगर अनबायस्ड और न्यूट्रल होके देखें तो ये गवर्नमेंट का डेटा है, गवर्नमेंट का सर्वे है। तो सर्वे का काम है गवर्नमेंट को मार्केट करना। तो हाउ विल दे से दैट इट इज बिकॉज ऑफ डिस्ट्रेस। सो यहाँ पर आपको एज ए ब्यूरोक्रेट बड़ी डिप्लोमेटिकली चीज़ों को क्रिटिसाइज करना है, जो कि ना एंटी गवर्नमेंट लगे लेकिन एक सेल्फ अवेयर्ड, आई मीन एक मोर अवेयर्ड इकोनॉमिस्ट वाली स्टेटमेंट हो। हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा। यहाँ पे गवर्नमेंट का ये पॉसिबल एक्सप्लेन इस तरीके से कर सकते हो पेपर में जब आए, पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। Possible explanation. This could also be true. That shift reflect growing entrepreneurial activity. Now cultural norms are changing and people are becoming more entrepreneurial. So that's why they are seeking more of self-employment. But और इसमें तुम्हें मैं एक नाम दे देता हूँ, संतोष मेहरोत्रा, क्योंकि ये इकोनॉमिक सर्वे में नहीं होगा। तो हम जो इकोनॉमिक सर्वे कर रहे हैं इस तरीके से कर रहे हैं कि हम इसका साथ का क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट साइड ऑफ स्टोरी है, हम ऑल्टरनेटिव स्टोरी भी साथ साथ देख रहे हैं। तो संतोष मेहरोत्रा का कहना ये है कि दिस कुड बी, दिस मे बी also because of rising distress in the economy, that people are forced to seek self-employment because there are no opportunities. Then what will a person do? If I'm not getting opportunity of teaching in any college, then obviously I will start my startup.
and I will be self-employed and I will be counted as employed. But whether that employment is productive or not, then that is not being calculated. So इसका कोई क्राइटेरिया भी नहीं है कि हाउ विल वी डिफाइन कि प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट कौन सी है कौन सी नहीं है। बेटर इंडिकेटर तो यही होना चाहिए। साथ साथ हमें ये भी बताना चाहिए कि कितने नॉन प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट में है, ठीक है। सो ये भी एक आपको इस तरीके से बारीक एक्सप्लेनेशन करना होगा, इस चीज में बैलेंसिंग करनी होगी। ब्यूरोक्रेट की तरह डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होनी चाहिए कि एक पॉजिटिव भी बता रहे हो, एक नेगेटिव भी बता रहे हो। द शेयर ऑफ वर्कर इन रेगुलर सैलरीड जॉब डिक्रीज्ड फ्रॉम 22। अच्छा, जो शेयर ऑफ वर्कर है रेगुलर सैलरी में जो थे, थोड़ा सा मार्जिनल डिक्रीज हुआ है 1% ड्यूरिंग द सेम पीरियड। तो सेल्फ एम्प्लॉयड बढ़े हैं तो ऑब्वियसली कहीं से तो कटाई हुई होगी, ठीक है। कहाँ से डिक्रीज हुए हैं? रेगुलर सैलरीड और कैजुअल वर्कर जो एक दो दिन के लिए ऐसे ही कैजुअली एम्प्लॉय करे जाते हैं, वो भी डिक्लाइन हुए हैं 24.9% से 19 में, इस पीरियड में, ठीक है। कैजुअल वर्कर का रिड्यूस होना भी ये दिखाता है कि मे बी इकोनॉमी में स्लो डाउन है, तो इसलिए उन्हें कोई हायर नहीं कर रहा। अब अगर इन्हें कोई हायर ना करे तो ये कहाँ जाएंगे? फैमिली फार्म में। और वहां पे ये सेल्फ एम्प्लॉयड है, काउंटेड तो होंगे एम्प्लॉयड। अच्छा, अब ये थोड़ा वुमेन रिलेटेड डेटा है। सी, proportion of women in regular wage salaried employment decreased. More women engage in self employment or contribute to household enterprise, especially in rural areas. तो देखो, रूरल एरियाज में हम देखते हैं, रूरल एरियाज में रेगुलर वेज जॉब में रेगुलर वेज जॉब में वुमेन का जो शेयर था 10% से 7.8% पे आ गया। अर्बन एरिया में भी वो रिड्यूस हुआ है 52 से। तो अर्बन एरिया में ज्यादा रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट होती थी वुमेन की, रूरल एरिया में कम होती थी। लेकिन दोनों में ही रेगुलर वेज सैलरी वाली जॉब रिड्यूस हुई है। दूसरा, ये जो रिड्यूस हुई है ये वर्क ये वुमेन वर्कर गए कहाँ? तो ये दिखा रहे हैं कि रूरल एरिया में ओन अकाउंट वर्कर एम्प्लॉयर्स मींस खुद ही अपना कोई काम कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड, कोई ठेला लगा लिया या कोई और कुछ हनी सेल कर रहे हैं या इस तरीके का खुद का काम कर रहे हैं। तो ये पहले 19% थे, अब 31% हो गए हैं। फिर कोई हाउस होल्ड की ही एंटरप्राइज है, घर का कोई छोटा सा बिजनेस है, तो उसमें क्योंकि कैजुअल वर्कर में भी महंगा हो जाएगा, ठीक है, डिस्ट्रेस इकोनॉमी में आ रहा है तो कैजुअल वर्कर महंगा हो जाएगा, महंगा लगेगा। अपॉर्चुनिटी देखो, मेरे बिजनेस में अगर स्लो डाउन है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? जो किसी को कैजुअली एम्प्लॉय करता हूँ उसको फायर करूंगा, मैं पे नहीं कर सकता। तो उसकी जगह में हो सकता है अपनी क्या कहते हैं वाइफ को बोल दूं कि आप मेरी हेल्प कर दो, क्योंकि वो फैमिली वर्कर है, अनपेड है, कुछ पैसे भी नहीं देने, ठीक है। तो यहाँ पर देखो राइज हुआ है 38 से 42%, ठीक है, रूरल एरिया में। सिमिलरली वुमेन अर्बन एरिया में भी देखा गया कि 11 से 13% हेल्पर्स इन हाउस होल्ड, इसमें कुछ पैसे नहीं मिलते ऑन अकाउंट। तो देखो क्या हो रहा है ये बेटा, ये हो गया ना, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, बट द पॉइंट इज this cannot ensure us that economy is in a good shape. So shape of economy depends upon the explanation an economist would seek. So economic survey highlights it as significant move toward independent। बट इस नोट्स में मैंने सब पॉजिटिव बात लिखी हुई है, वही लिखी हुई है जो इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है, बट साइड बाय साइड मैं आपको अल्टरनेटिव पिक्चर भी दिखाता जा रहा हूँ, बताता जा रहा हूँ। सो इकोनॉमिक सर्वे तो इसे पॉजिटिव न्यूज बताता है। इट सेज दैट एंटरप्रेन्योरशिप culture is rising and rise in casual wage। ये इसलिए हुआ क्योंकि कैजुअल वेज बढ़ रही थी, तो हाउस होल्ड ने अपने वुमेन वर्कर को सीख किया, फैमिली ने अपने एंटरप्राइज में, और वुमेन सेल्फ एम्प्लॉयड हो रही है रेगुलर वेज जॉब छोड़ के, क्योंकि उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ रही है। एक एक एक्सप्लेनेशन ये भी है इकोनॉमिक सर्वे में कि आफ्टर 2020 कोविड वुमेन ने ये रियलाइज किया कि जो उनके छोटे बच्चे थे, उनके स्कूलिंग बंद होने से, तो वो अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही थी उन्हें, तो वो खुद से पढ़ाने के लिए उन्होंने जॉब छोड़ दी बच्चों को। साथ ही जो ओल्ड एज पर्सन थे उनको भी ध्यान रखने के लिए ज्यादा वुमेन
रेगुलर वेज जॉब छोड़ रही हैं, और वो काम करना चाहती हैं, लेकिन वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहती हैं टाइमिंग की, अ, और ट्रांसपोर्टेशन की, लोकेशन की। तो इसीलिए भी इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है, इसीलिए वुमेन के एंटरप्रेन्योरशिप में जो है इंटरेस्ट राइज हो रहा है। साथ ही टेक्नोलॉजी इस तरीके से चेंज हो रही है, लाइक मैनी वुमेन आर सेलिंग the these clothes from their boutique online by running the YouTube channels। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी एक फेमस कुक है वुमेन, जिन्होंने अपनी कोई बैंक पीओ की जॉब छोड़ दी थी और कुकिंग चैनल स्टार्ट करा। सो मैनी वुमेन आर डूइंग दीज थिंग्स, so that's why entrepreneurship culture is rising among women, because they also are seeking a more balanced life, and that they can do with their self employment। तो उनको काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है उससे, टाइमिंग की, लोकेशन की, ट्रांसपोर्टेशन की, फैमिली लाइफ की। सो दैट्स व्हाई दिस कल्चर इज राइजिंग। तो इकोनॉमिक सर्वे सो इज एक्सप्लेनिंग दैट इट इज अ गुड न्यूज। हाउएवर, अगेन आवर मिस्टर नेगेटिव, और वी कैन से आवर क्रिटिक संतोष मेहरोत्रा को हम इसलिए कोट करते हैं क्योंकि वो बंदे का जो इन प्रोफेसर का जो रिसर्च है वो सारा एम्प्लॉयमेंट पर। so he has all the data, and he's very big, I mean very good expert on this subject। so हम इन्हीं को कंसिडर करते हैं और इन्हीं को जो है कोट करते हैं, और ये बहुत सारी गवर्नमेंट की खुद की कमेटीज के भी मेंबर है। सो ही इज अ क्रेडिबल फिगर, सो इनके हाई क्रेडेंशियल है। तो आर्ग्यू दैट इट इज बिकॉज द डिस्ट्रेस इन इकोनॉमी एंड जॉब मार्केट। तो अगेन आपको क्या करना होगा, इट इज बिकॉज नहीं, इट कुड बी, ये डिप्लोमेसी सीखनी होगी तुम्हें पेपर में लिखने से। इट कुड बी, जो जहां पर भी गवर्नमेंट का कुछ भी नेगेटिव एक्सप्लेनेशन से लग रहा हो, इट कुड बी, इट मे बी, इट इज पॉसिबल, लाइक दीज टर्म्स, एंड यू मेंशन द इकोनॉमिस्ट। सो इकोनॉमिक सर्वे आर्ग्यूज दैट वर्क प्रेफरेंस ऑफ वुमेन हैज चेंज्ड सिंस कोविड शॉक। देखा जो मैंने आपको बताया, फ्लेक्सिबल वर्क, चाइल्ड केयर। सो ये एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है, अब इसको रीड कर लेना। अब स्ट्रक्चरल चेंज इन एम्प्लॉयमेंट देखो, सेल्फ एम्प्लॉयड स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, क्या स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है बेटा? 2017 से 2023 का ये कंपैरिजन है। सेल्फ एम्प्लॉयड के रेशो बढ़ रही है, प्रोपोर्शन बढ़ रही है। रेगुलर वेज की अगेन ये डेटा ही है जो पहले मैंने बताया, कैजुअल की ये सेम डेटा है, मैंने इसको ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो, शेयर ऑफ वर्कर इन रेगुलर वेज सैलरी, और ये हम शेयर ऑफ वर्कर इन रेगुलर वेज सैलरी, मेल को देखो 23%। अब ये बढ़ गया है, मेल का शेयर ऑफ वर्कर इन रेगुलर वेज सैलरी, फीमेल का घट गया है। कंबाइंड अगर देखें दोनों का शेयर ऑफ रेगुलर वेज वर्कर इन ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट, वो रिड्यूस हो गया 22 से, ये डेटा है। फिर शेयर ऑफ वर्कर इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मेल का बढ़ गया है, फीमेल का बढ़ गया है, कंबाइंड का बढ़ गया है। ठीक है बेटा, ओके। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में बढ़ रही है। क्या बोलोगे इसे? नाउ नाउ इज द इशू। क्या बोलोगे इसे, डिस्ट्रेस की वजह से बढ़ रही है कि एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से बढ़ रही है? सो इकोनॉमिक सर्वे इज सेइंग its job is to highlight positivity, so it's saying that it is rising because of entrepreneurship culture developing in the country. And some of our economists are saying that this could be because of distress in the economy, that people do not have opportunity, so they would seek some employment and they will do self employment only। Sectoral distribution of workforce employment share, तो ये 44 था एग्रीकल्चर में, अब देखो ये 46 हो गया। मैन्युफैक्चरिंग में घट गया है, ठीक है। सर्विसेज में भी घटा है, तो ये घटे हुए वर्कर का शेयर कहाँ गया? एग्रीकल्चर में। तो तुम ये क्या देख रहे हो? अपने लिविस मॉडल को अगर रिकॉल करो तो ये रिट्रोग्रेशन है, डेवलपमेंटल रिट्रोग्रेशन।
मतलब पीछे की तरफ जा रहे हैं हम। लिविशियन रिवर्स ट्रांसफर हो रहा है। हमको चाहिए था कि एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग में आते, तो 30% हायर होती है। एम्पेरिकली स्टडी करा गया है। मैन्युफैक्चरिंग की जो वेजेस होती है एग्रीकल्चर से 30% हायर होती है, तो ये तो उल्टा हो रहा है। और तुम्हें पता है एग्रीकल्चर में ज़्यादा सरप्लस लेबर जाएगी तो डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट होएगी। ठीक है। सो लिविस मॉडल का क्वेश्चन आया, पेपर वन में आया, तो यू कैन सी यू यू कैन कोट दिस। तो तुम ले पेपर टू का कुछ कंटेंट पेपर वन में मार लेना। ठीक है। तो ये तुम्हारा और तुम्हें करना है क्या, पीएलएफएस का डेटा है 2022 23 23 24 का। तो इट इज अ रिवर्स माइग्रेशन टुवर्ड फार्म साइज। So reverse leviation transfer is not happening in India right now. It happened in 2008, the dream run period. Now it is reversing. सो ये एक अच्छा पॉइंट होगा आपका। शेयर ऑफ फीमेल वर्कर इन एग्रीकल्चर, देखो ये एक टर्म है सोशोलॉजिस्ट यूज करते हैं, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो फीमेल वर्कर का शेयर देखो कितना ज्यादा बढ़ रहा है। ये वही है, मतलब फैमिली फार्म में जो वुमेन जा रही हैं, एम्प्लॉयड काउंट हो रही है, और एग्रीकल्चर में फीमेल मेल से ज्यादा काम कर रही है। इसके साथ तुम एक डेटा और लिख सकते हो कि इंडिया में अगर देखा जाए तो फीमेल काम तो ज्यादा कर रही है एग्रीकल्चर में, लेकिन लैंड ओनरशिप वुमेन की ना 12% है इंडिया में। मतलब आप देख सकते हो ओनरशिप कम है वुमेन की, वर्कर ज्यादा है। फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर वुमेन। ठीक है। तो मीन्स उनके लिए नॉन फार्म जॉब्स की अवेलेबिलिटी कम है, प्रोडक्टिव जॉब्स कम है। ऑन द अदर हैंड ग्रेटर मेल इन्वॉल्वमेंट कहाँ पर है? अच्छा, मेल की भी कोई सिचुएशन ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी है कि मेल अगर नॉन फार्म सेक्टर में है तो बहुत पैसे कमा रहे होंगे। नॉन फार्म सेक्टर भी एक हेट्रोजीनस सेक्टर है, जिसमें अच्छी जॉब्स वाले सेक्टर भी हैं, लो ग्रेड जॉब्स भी सेक्टर हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, होटल्स। अब ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्टेशन, सर्विस सेक्टर हैं, लेकिन क्या ये ब्लू कॉलर वाइट कॉलर जॉब है? बैंकिंग सेक्टर की जॉब है जहाँ पर हाई पे है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। सो देयर शेयर इन्वॉल्वमेंट, इनका शेयर इसमें वर्कर एग्रीकल्चर में रिड्यूस हुआ है, और इनकी ज़्यादा हाई इन्वॉल्वमेंट इन सेक्टर्स में हो रही है, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन सर्विस। सो ये क्लाउडिया गोल्डिन लास्ट ईयर मिला था नोबेल प्राइज उनका, इसी पे वर्क था। फीमेल लेबर फॉर पार्टिसिपेशन रेट वो बता रही है कि ये यू शेप्ड होता है। इनिशियली जब एग्रीकल्चर टाइप इकोनॉमी थी प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन में, तो वुमेन की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट काफ़ी थी। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो अर्बनाइजेशन बढ़ी, सोशल बैरियर्स बढ़े, तो वो गिर गई। देन वुमेन when the more economic development happened, then again it started rising because women का एजुकेशन लेवल राइज होने लगा। और एक और अच्छी चीज हुई थी, वो थी बर्थ कंट्रोल पिल्स। सो जब बर्थ कंट्रोल पिल आ गई वर्ल्ड के अंदर, तो उससे जो है वुमेन अपनी प्रेगनेंसी को प्लान कर पाई अकॉर्डिंगली। वो अपनी प्रेगनेंसी को प्लान कर सकती है। जब उसकी प्रेगनेंसी प्लान होने लगी तो मोर वुमेन स्टार्टेड वर्किंग, उनकी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन राइज हुई। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इस पे भी डिपेंड करती है कि टेक्नोलॉजी कैसे इवॉल्व होती है। अगर टेक्नोलॉजी वुमेन फ्रेंडली है तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ज्यादा होगी फीमेल की। और अगर रिट्रोग्रेड है वो, और डिस्करेज करती हैं वुमेन को वर्क करने के लिए, या लॉज, सोशल लॉज, या कंपनी के लॉज, या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज अगर डिस्करेज करते हैं वुमेन को, मैटरनिटी बेनिफिट के कुछ लॉज वीक हैं, क्रैश क्रैश जो चाइल्ड केयर के लिए फैसिलिटी देती हैं कंपनीज वो अवेलेबल नहीं है, तो वुमेन को जॉब छोड़ना पड़ता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं वुमेन की फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को गवर्न करती हैं, बहुत सारे सोशल नॉर्म्स और टेक्नोलॉजी। और इससे पहले मैंने एक न्यूजीलैंड की एक इकोनॉमिस्ट थी, उनकी स्टडी भी बताई होगी कि कैसे स्टार्टिंग में फार्म से वुमेन घर पे चली गई थी और घर का काम करने लग गई थी। वो एक स्टोरी बताई होगी, मैं अब टाइम वेस्ट नहीं करूंगा उसमें बता के, कि छोटे बच्चे कैटल होती थी, तो जब प्लो आ गया था
आयरन प्लो, वुड, बड़ा प्लो, सिकल से काम नहीं करना था तो वो बच्चे गिर के मर जाते थे कैटल के पैरों के नीचे। तो और वो प्लो बड़ा था तो वो ज्यादा काम करने लग गया था, तो वुमेन की जरूरत भी नहीं थी, तो मैन ही काम करने लगा, और वहां से ये सोशल नॉर्म शुरू हो गए कि वुमेन सिर्फ खाना लेके जाएगी खेत में, फार्म में, और काम मैन कर लेंगे। ये सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुई थी तब ये गिरनी शुरू हुई थी। उससे पहले अग्रेरियन इकोनॉमी जब बहुत ट्रेडिशनल मेथड थे तो दोनों काम करते थे, ठीक है। फीमेल लेबर फॉर पार्टिसिपेशन रेट देखो 2017-18 में 23% थी, अब बढ़ गई है। देखो कितनी इमीडिएट अर्जेंट, मतलब इतनी जल्दी डेवलपमेंट, इतनी जल्दी डिस्ट्रेस आता है, डेवलपमेंट नहीं आती इतनी जल्दी। कल्चरल नॉर्म चेंज, मतलब जो 100 सालों में कल्चरल नॉर्म नहीं चेंज हुए, 5 साल में कल्चरल नॉर्म चेंज हो गए। कल्चरल नॉर्म्स इतनी जल्दी चेंज थोड़ी ना होते हैं। तो हम डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि ये डिस्ट्रेस की तरफ से है, लेकिन अगेन वो लैंग्वेज मॉडरेट रखना, और गवर्नमेंट का और सर्वे का पॉइंट ऑफ व्यू भी डालना कि एंटरप्रेन्योरशिप राइज हो रही है, तो देयर फॉर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज ऑल्सो राइजिंग, बिकॉज सेल्फ एम्प्लॉयड विल ऑल्सो बी काउंटेड एज एम्प्लॉयड। Factors affecting female labor force participation, capturing female in unpaid work by PLFs। तो ऑब्वियसली है, अनपेड में भी कैलकुलेट होंगे तो वर्कर तो काउंट होंगे वो। फॉर एग्जांपल वर्किंग इन फैमिली फार्म्स, और स्किलिंग इंडिया, क्रेडिट टू सेल्फ हेल्प ग्रुप अंडर डे NRLM। हमारा मिशन है, उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, उसको फंडिंग करती हैं गवर्नमेंट, प्रमोट करती है सेल्फ हेल्प ग्रुप में वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अम्ब्रेला स्कीम है, इसको आप याद रखो। दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। और कई बार इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉरेन डेवलपमेंटल इंटरनेशनल डेवलपमेंटल एजेंसी भी फंड करती हैं, ठीक है। तो ये कुछ रीजन बताए गए हैं। बिगेस्ट इम्पेरिमेंट टू FLPR इज चाइल्ड केयर, प्रोवाइडिंग चाइल्ड केयर फैसिलिटी क्रैश केयर इकोनॉमी कैन हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन FLPR अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे। तो पता है क्या है, फ्यूचर में क्या होगा जैसे जैसे वुमेन की एजुकेशन बढ़ेगी और वो जॉब सीख करेगी, तो एक केयर इकोनॉमी की जरूरत है हमें। मींस बेबी सिटर्स का कंसेप्ट हमारे यहाँ तो होता नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो ग्रैंड पेरेंट्स ही बेबी सिटर्स हैं। फॉरेन कंट्रीज में होता है, क्योंकि ज्यादा अर्बनाइजेशन है, माइक्रो फैमिलीज है, तो वहाँ पे बेबी सिटर का कंसेप्ट होता है। बट एज द मॉडर्नाइजेशन गोज ऑन एंड एज अर्बनाइजेशन गोज ऑन, सो दैट कंसेप्ट इज ऑल्सो गोइंग टू हैपन इन इंडिया, एंड फॉर दैट वर्किंग मोर वेल एजुकेटेड वर्किंग वुमेन वुड नीड अ केयर इकोनॉमी। और उसके लिए हमें अच्छे से प्लेटफॉर्म, और उसके लिए भी एक ह्यूमन रिसोर्स रेडी रखना चाहिए। सो अगर वो अवेलेबल होगा तो और फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन राइज होगी, इसको आपको ध्यान। फिर आता है हार्नेसिंग द पावर ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर फॉर इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, कैसे प्रमोटिंग वुमेन ओन्ड ग्रोथ ओरिएंटेड एंटरप्राइजेस कुड सिग्निफिकेंटली। तो ये एक स्टडी है, मतलब गुप्ता एट अल ये कह रही है कि, कह रहा है कि प्रमोटिंग वुमेन ओन्ड growth oriented enterprises could significantly boost female labor force participation rate and economic growth in rural India। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ रूरल इंडिया में आएगी अगर हम प्रमोट करेंगे वुमेन ओरिएंटेड एंटरप्राइजेस और वुमेन ओन्ड एंटरप्राइजेस। हैंडलूम जैसे देखो, इसमें 72% फीमेल वर्कर है, 56% फीमेल वर्कर है हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में, 22% MSMEs आर ओन्ड बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर। तो देखो आप, MSMEs में भी बहुत सारे ना वर्कर वुमेन ही है, लेकिन ओनरशिप सिर्फ 22% है। तो हम लोग क्या चाह रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाह रही है कि अब एक चेंज आए इंडस्ट्री में भी, कि वुमेन ओन्ड एंटरप्राइजेस प्रमोट हो, और वो ग्रोथ को भी पॉजिटिवली अफेक्ट करती हैं, और रूरल इंडिया को भी पॉजिटिवली अफेक्ट करेगी। सो उसके लिए हमें इसको प्रमोट करना चाहिए। फिर गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स हैं, ये आप जल्दी जल्दी रीड कर सकते हो कि क्या है, मतलब प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है, 41% लोन जो है फाइनेंशियल 24 में वर गिवन टू वुमेन, और इसमें 25 से 35% सब्सिडी दी थी। 3% CPSE प्रोक्योरमेंट जो है वुमेन एंटरप्राइज के लिए रिजर्व है। फिर स्वयं शक्ति सहकार योजना, वर्किंग कैपिटल लोन टू सपोर्ट वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्टार्टअप 10% ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअ इन रिवर्स फॉर वुमेन। छोटे छोटे ये पॉइंटर्स है, फैक्चुअल है, ये आपको याद कर लेना। ट्रेंड्स इन वेजेस एंड अर्निंग, ट्रेंड देख लेते हैं, इस पीरियड के बीच में, इस पीरियड में क्या ट्रेंड है।
कैजुअल वर्कर की वेज जैसे कि मैंने कहा था ज़्यादा बढ़ी है 9%। और रेगुलर वेज सैलरीड पर्सन की 5%, और ये सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर की 5%। अब देखो, आप देखो आपकी इन्फ्लेशन कितनी रही है इस पीरियड में, 6 से 7% के बीच में झूलती रही है। तो डेफिनेटली ये और ये इन दोनों की रियल वेज कम हुई है। बट ये 9% है, तो कैजुअल वर्कर की रियल वेज बढ़ी है। और कैजुअल वर्कर की रियल वेज बढ़ी थी, इसीलिए फैमिली एंटरप्राइजेज में वुमेन को हायर करा गया। ये ध्यान रखना आप, ये इस तरीके से इंटरलिंक्ड है। सो वाइल मंथली रियल वेज of regular salaried and self-employed worker has fallen, the real wage daily of casual worker has risen 203 से 242। और वुमेन ऑफ कोर्स हमेशा कमी मिलता है, तो 128 से 159 रुपए राइज हुई है उनकी रियल वेज। ट्रेंड इन रूरल वेजेस, तो देखो मैन की 6% 0.6% से बढ़ी है, वुमेन की 1.8% से बढ़ी है। एग्रीकल्चर सेक्टर में इस पीरियड में 21 से 24 एग्रीकल्चर सेक्टर में रियल वेज फॉर ऑन एन एवरेज फॉर दिस पीरियड ऑन एन एवरेज मैन की और वुमेन की, नॉन एग्रीकल्चर में मैन की और वुमेन की 2.6 और 0.4। मंथली रूरल वेज रेट बाय लेबर ब्यूरो, तो ये जो भी डेटा होता है ना रूरल वेज का, ये लेबर ब्यूरो से आता है, ठीक है। तो आपको ये कोट करना होगा, सोर्स ध्यान रखना, लेबर ब्यूरो रूरल वेजेस का डेटा देता है। रूरल वेजेस हमारा एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड पेपर 2 में सिलेबस में है, तो आपको ये ध्यान रखना है। दीज ट्रेंड्स हाईलाइट अ स्टेडी इंप्रूवमेंट इन रियल वेजेस फॉर वर्कर रूरल। अच्छा, ये ट्रेंड क्या बता रहा है? स्टेडी राइज इन रियल वेजेस। देखो राइज तो हुआ ही है ना, माइनर है लेकिन राइज तो है। देखो अब यहाँ पे ट्रिक है। हवेवर सम इकोनॉमिस्ट लाइक ड्रीज, अशोक गुलाटी और संतोष मेहरोत्रा को आप कंसिडर कर लो, तीनों के नाम लिख सकते हो। वो ये कह रहे हैं कि अगर इस पीरियड को थोड़ा सा बड़ा कर दें, मतलब तुम सारी चीजें का पीरियड तो 17-18 ले दे, सारा पीरियड तो तुम ऊपर 17-18 ले रहे हो ना, ये 18-19 ले रहे हो, तो यहाँ पे 21 क्यों ले रहे हो? तो अगर हम इस पीरियड को थोड़ा सा ब्रॉड कर दें, ये वाला पीरियड कर दें, ठीक है बेटा, ठीक है। तो ट्रेंड देखो क्या है, फिर रूरल एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर की जो रियल वेजेस है वो घटी है -0.4% से। और जो रूरल एग्रीकल्चर वेजेस है वो सिर्फ 0.2% से बढ़ी है। तो ये पैराडॉक्स है, स्टैग ने, अब ये इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट नहीं है लेकिन हमें ये करना है साथ में ऑल्टरनेटिव स्टोरी। हमें पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक सर्वे क्या बेवकूफ बना रहा है और क्या नहीं बना रहा है, लिखना लेकिन पॉलिश्ड है, ठीक है। अब ये छोटी छोटी बारीक बात है ना, यही कोई बताएगा नहीं। ये इसी के लिए आपको क्रिटिक्स को पढ़ना पड़ता है, पॉजिटिव इकोनॉमिस्ट को। इकोनॉमिक सर्वे है नॉर्मेटिव इकोनॉमिस्ट, जो सरकार जैसा चाहती है वैसा हो रहा है, जो दिखाना चाह रहे हैं वो भाई पॉजिटिव इमेज, हर कोई अपनी कोचिंग को अच्छा ही बताएगा ना, बट आपको ऑल्टरनेटिव स्टोरी पता चलनी चाहिए। तो ये पैराडॉक्स है, देखो पैराडॉक्स क्या है। इस पीरियड के दौरान जीडीपी की ग्रोथ, रियल है ये 4.6 रियल जीडीपी की ग्रोथ, और ये फार्म सेक्टर की ग्रोथ भी 4.2%। हवेवर हवेवर रूरल वेजेस मतलब जीरो ही है, मतलब ये तो नेगेटिव ही है, पूरी रूरल नेगेटिव हो गई ना। सिर्फ एग्रीकल्चर की 0.2% बढ़ी है, इसमें नॉन एग्री भी जोड़ दे तो पूरा रूरल सेक्टर की नेगेटिव है रियल। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? दो एक्सप्लेनेशन है पॉसिबल। एक तो ये, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट राइज हुई है, ये इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट नहीं है, एक्स्ट्रा है, ठीक है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट राइज हुई है इस पीरियड से इस पीरियड तक 47% बढ़ी है। तो ये रूरल रियल वेजेस वाई एक्सिस पे, ये लेबर सप्लाई रूरल एरिया की, ये लेबर डिमांड। तो लेबर सप्लाई करो अगर राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो रियल वेजेस तो बेटा नीचे गिरेंगी, ठीक है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट राइज हुई एग्रीकल्चर में, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जीरो की तरफ जा रहा है, ये डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहा है। दूसरा भी है एक पॉसिबल रीजन, ये ले सप्लाई भी बढ़ी है और डिमांड घटी है, तो और भी ज्यादा नीचे जाएगी रियल वेज, और ज्यादा नीचे जाएगी क्योंकि डिमांड घट गई है। डिमांड क्यों घट गई है? क्योंकि लेस लेबर इंटेंसिव ग्रोथ हुई है। ये जो 4% की ग्रोथ दिखाई दे रही है ना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी बड़ी मशीनें कैपिटल यूज होती हैं। एफएमसीजी सेक्टर की सेल ही नहीं हो रही है,
उनका डेटा भी आया था पीछे, कुछ सेल नहीं हो रही है। उनकी सेल दिखाती है कि लोगों को जॉब कितनी मिल रही है। अब अगर आपकी ऐसे सेक्टर में ग्रोथ हो रही है जहां पर लेबर सेविंग है, तो भैया रियल वेजेस कहाँ से बढ़ेंगे, डिमांड कम है। तो जहां पर लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन है ना, वहां पर उसकी वजह से अगर जीडीपी में ग्रोथ हो रही है, तब रियल वेज बढ़ती है। एफएमसीजी सेक्टर ज्यादा अच्छे से दिखाता है इस, और इसीलिए मैंने यूबीआई लिखा हुआ है यहाँ। इसलिए फिर गवर्नमेंट को पता है कि रूरल वेजेस गिरी हुई है, तो गवर्नमेंट थोड़ा यूनिवर्सल बेसिक इनकम भी दे रही है उसको। फिर आप चाहे रेवड़ी बोल लो, चाहे फ्री भी बोल लो, रेवड़ी फ्री भी, कोई फ्री में कुछ नहीं देता है। वो इस देश के नागरिक हैं, हर इंसान के पास एक वोट है, और आपकी डेवलपमेंटल पॉलिसी और आप कैपिटलिस्ट के प्रॉफिट के लालच के चक्कर में उन तक जॉब नहीं पहुंची है, तो तुम्हें पैसा अपनी जेब से निकाल के देना पड़ेगा। क्योंकि इसी बात को बोल के तुमने बोला था, आ जाओ हम देश बना रहे हैं इंडिया नाम का, आ जाओ हमारे देश में, और हम तुम पे टैक्स भी लगाएंगे, और तुम्हारी रियल वेजेस बढ़े ना बढ़े, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। तो फिर उसके बाद तुम खाने का भी नहीं दोगे, तो भाई तुम जाओ अपने देश को लेके। तुम्हारे देश का फायदा तभी है जब हर वोटर को उसका हिस्सा मिले। तो इसीलिए अगर आपको सरकार यूनिवर्सल बेसिक इनकम गरीब लोगों को दे रही है, उनको कन्वेंस की फैसिलिटी दे रही है, उनको सस्ती बिजली दे रही है, तो कम से कम इतनी शर्म तो करो कि भाई उसे रेवड़ी मत बोलो। जिन लोगों को घर में अच्छा खाना मिल रहा है, सब कुछ चल रहा है, उन्हें ये रेवड़ी लग रही है। तो एनीवे, ज्यादा इमोशनल ना होगे, ये करते हैं। चैप पेज नंबर 11, ठीक है। द सर। प्रॉफिटेबिलिटी हिट्स। हाँ बेटा देखो, बाद में करेंगे, जल्दी से पूरा कर लूँ मैं, डाउट है कुछ इसमें। सर वो रेवड़ी पे बात करूंगा सर। बेटा रेवड़ी पे कोई रेवड़ी नहीं है, ये डिबेट खत्म है, इस पे तुम फोन पे बात कर लेना, ठीक है। ओके अगर सर, तुम्हें लग ओके रहा हो सर। तो, रेवड़ी वेवड़ी नहीं है, ये सब बकवास है, ये इनके ड्रामे हैं। उन्होंने जनता को कूट रखा है, और उसके बाद रेवड़ी भी ना मिले, मारेंगे क्या लोगों को। माल न्यूट्रिशन देखो, हंगर इंडेक्स की परफॉर्मेंस देखो, रियल वेजेस का सर डेटा तुम्हारे सामने है, लेबर ब्यूरो का ही रेवड़ी भी ना दे। तो इसीलिए उस बात को रहने दो, आप जाने दो उसे। वो कोई रेवड़ी नहीं है। कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी हिट्स 15 years हाई, इवन एज, आपको ज्यादा बात करनी है ना उस बारे में, बाद में मुझसे बात कर लेना, अगर तुम्हें डिबेट ही करना है, तुम्हारे पास कोई और आर्गुमेंट है तो। तो नो सर, डिबेट नहीं करना बस। लेकिन मैं ये चैप्टर पूरा कर दूं बेटा, है ना, जल्दी से। तो देखो अमंग, ये देखो यही आपके सामने ही तो है, ये तो इकोनॉमिक सर्वे एक्सेप्ट कर रहा है, देखो। कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी हिट्स 15 year हाई, इवन एज वेज ग्रोथ। ये तो मॉडरेट लिख रहे हैं, बट तुमने देखा भी नेगेटिव है। तो ये निफ्टी 500 कंपनीज प्रॉफिट जीडीपी रेशो 2.1% था फाइनेंशियल ईयर 03 में, अब 4.8% है, और हाईएस्ट है सिंस फाइनेंशियल ईयर 2008। अब प्रॉफिट्स क्लाइंब टू 22%, बट एम्प्लॉयमेंट ग्रू 1.5%। एबिटिडा, ये क्या, ये गूगल कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। रेशो होती हैं, ये दिखाती हैं कि हाँ कितना प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं वो बिफोर पेइंग टैक्सेस एंड इंटरेस्ट, ठीक है, इन लास्ट 4 years, बट वेज ग्रोथ मॉडरेटेड पर्टिकुलरली एट एंट्री लेवल आईटी पोजीशन। तो ये एंट्री लेवल आईटी पोजीशन, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो है ना एआई आ रही है, तो आईटी प्रोफेशनल की वैल्यू थोड़ी कम हो रही है। लेकिन सिर्फ ये आईटी प्रोफेशनल की बात नहीं है, आपने तो देखा वो पूरा रूरल सेक्टर में नेगेटिव में जा रही है। दिस थ्रेटन डिमांड एंड ग्रोथ सस्टेनेबिलिटी, अ बैलेंस मस्ट बी अचीव, क्योंकि यूपीएससी अपने खुद ही ऐसे में लिखता है, पॉवर्टी एनीवेयर इज अ थ्रेट टू प्रोस्पेरिटी एवरीवेयर। poverty anywhere is a threat to prosperity everywhere. So your shining image of our country, and good things about country, our country will not sustain in the long run if there will be so much of inequality, and real wages won't grow. People will get restless after some time, and they will start protesting, and social structure break down, and lot of disturbance happens in the economy. So अब उसके बाद देखो, ये है सोशल कॉन्ट्रैक्ट।
ये एक जापान का केस था, मैंने ज्यादा इस पे लिखा नहीं, मैंने ज्यादा इलेबोरेट भी नहीं किया, बट ये एक स्टोरी बताई गई है कि जापान में क्या था, कंज्यूमर्स जो थे हायर प्राइस पे कर रहे थे विलिंगली, ताकि कंपनीज को प्रॉफिट मिले ज्यादा। अब प्रॉफिट मिलेगा तो और ज्यादा वो इनोवेशन एंड R&D पे काम कर पाएंगे, और गवर्नमेंट भी टैक्स कलेक्शन करके ज्यादा सिविक फैसिलिटीज दे पाएगी। अब ये जापान की एक केस स्टडी इकोनॉमिक सर्वे ने लिखी हुई है। अब आप इसको कोट करना चाहो, आपको ये अच्छी लगती है बुरी लगती है, दैट इज योर ओन ओपिनियन। अब मैं तो ये कहूंगा कि ये एग्जाम्पल तो हम वर्कर कंज्यूमर को तो दे दिया, हम ज्यादा हाई पे करें और कंपनीज को जस्टिफाई कर रहे हैं कि हायर प्रॉफिट हो, बट हमें भी तो कुछ रिटर्न में मिले ना। मतलब क्या गारंटी है कि जापान जैसे हमारे एथिक्स है कि बाद में हमारे को रिटर्न मिल जाएगा, कोई गारंटी तो नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर आप नेगेटिव ना होके इसे पॉजिटिव एक्सप्लेन करना पेपर में, और ये बता सकते हो कि ये कोई ज्यादा खतरे वाली बात नहीं है, और दूसरी कंट्रीज में भी ऐसा हुआ है, जापान में ऐसा हुआ है, और उससे फिर ज्यादा R&D कर पाई है कंपनीज, इनोवेट करके उनके पास सरप्लस फंड था, और गवर्नमेंट भी ज्यादा सिविक फैसिलिटीज दे पाई है। नाउ यू आर फ्री टू क्रिटिसाइज इट, फ्री टू एक्सेप्ट इट, इट्स योर चॉइस। ठीक है। एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया मॉस्पी, 22 लाख जॉब एडिशन ओवर दिस पीरियड। तो ये 22 लाख जॉब फॉर्मल सेक्टर में, एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री होगा शायद बेटा, ठीक है, इसको देख लेना। ESI मॉस भी कराता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इन टर्म्स ऑफ शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लार्ज फैक्ट्रीज, अच्छा एक चीज ध्यान रखने, लार्ज फैक्ट्रीज ज्यादा देती हैं फॉर्मल सेक्टर में जॉब्स, 80% ऑफ जॉब्स वहीं से आ रही हैं। स्मॉल फैक्ट्रीज कम जॉब दे पाती। लार्ज फैक्ट्रीज कैसे डिफाइन करोगे, जिसमें 100 से ज्यादा वर्कर है। ग्रोइंग फॉर्मल सेक्टर है इंडिया में, EPFO के सब्सक्रिप्शन से हम प्रॉक्सी लेते हैं कि ग्रोइंग फॉर्मल सेक्टर कितना है। EPFO पे जितने लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा होगा, हम मान रहे हैं कि वो फॉर्मल सेक्टर में है। ये 131 लाख तक पहुंच गए हैं सब्सक्रिप्शन, 61 लाख से 19 फाइनेंशियल ईयर से 24 में, तो 5 सालों में यहाँ तक पहुंच गए हैं, तो यानी फॉर्मल सेक्टर इज ग्रोइंग। और ई श्रम पोर्टल है, ये भी ऑर्गेनाइज सेक्टर को, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को फॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है। ई श्रम पोर्टल है जो रजिस्टर करता है, सपोर्ट करता है अनऑर्गेनाइज वर्कर को बाय प्रोवाइडिंग देम विद यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एंड फॉर क्रिएशन ऑफ नेशनल डेटाबेस और अनऑर्गेनाइज वर्कर। और ये फिर इन ई श्रम पोर्टल पे ही वन स्टॉप सॉल्यूशन है, बहुत सारी गवर्नमेंट की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए जो है उन्हें इंटीग्रेट करके ऑप्शन प्रोवाइड करता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए ये बहुत सारी स्कीम्स है, जिसमें बहुत आई मीन मार्जिनल नॉमिनल प्राइसेस पे ये स्कीम्स के बेनिफिट सोशल सिक्योरिटी के अनऑर्गेनाइज सेक्टर ले सकता है। PM सुरक्षा बीमा योजना, PM जीवन ज्योति बीमा योजना, आयुष्मान भारत, PMJ, मनरेगा, PM आवास योजना, PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, देन एक्शन टुवर्ड्स एनहेंस्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो उसके लिए बेटा क्या किया गया है, उसके लिए क्या किया गया है, ये 4 लेबर कोड लेके आई गवर्नमेंट, 19 में, 2020, 2020, 2020। कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, ऑपरेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। अब मैनी स्टेट्स हैव कैरिड आउट वेरियस रिफॉर्म्स इन द स्पिरिट ऑफ द लेबर कोड्स। अब ये लेबर जो है ना, वो दोनों का सब्जेक्ट होता है, स्टेट का सेंटर का, तो सेंटर ने एक ब्रॉड गाइडलाइन दे दी, उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर रही हैं स्टेट्स। तो बहुत सारी स्टेट्स ने लॉज को मॉडिफाई, रूल्स रेगुलेशंस को मॉडिफाई करा है एज पर दीज कोड्स, और बहुत सारी स्टेट्स ने अभी तक नहीं भी करा है। तो जो जो करे हैं उन स्टेट्स के कुछ आंसर में कोट करने के लिए, लिखने के लिए मैंने कुछ मिनिमल डेटा दिया है तुम्हें। फर्स्ट, इंक्रीज द लिमिट ऑफ नंबर ऑफ वर्कर फ्रॉम 100 to 300 फॉर प्रायर अप्रूवल ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बिफोर ले ऑफ। राजस्थान, यूपी, MP ने, गुजरात ने, बिहार ने, गोवा ने, हरियाणा ने ऐसा किया कि पहले 100 वर्कर अगर एक फर्म में होते थे, तो वो फर्म अगर घाटे में भी है तो वहां से जब तुम जॉब के लिए रिट्रेंच करोगे वर्कर को, तो आपको परमिशन लेनी पड़ती थी स्टेट गवर्नमेंट की। अब 100 वर्कर जिसके पास है और वो घाटे में है, तो लोगों को रिट्रेंच ले ऑफ कर सकता है। ये प्रायर अप्रूवल की गवर्नमेंट की, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की अप्रूवल की जो कंडीशन है, ये
300 वर्कर पे लागू होगी। तो ये काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर दी हमने। हमारे एंटरप्रेन्योर, हमारा फार्म, हमारा फैक्ट्री ओनर खुश हो जाएगा, क्योंकि बेचारा अब उसकी साइड ऑफ स्टोरी भी तो सुननी पड़ेगी। अब वो घाटे में है तो कैसे बेचारा वर्कर्स को अपने पास रखे, वो 10 वर्कर हटाना चाहता है, वो घाटे में चल रहा है, उसको ये फ्रीडम होनी चाहिए। उसके लिए भी उसे परमिशन लेनी पड़ेगी, तो वो कैसे इन्वेस्ट करेगा? फिर लोग इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे ना, वो 100 वर्कर वाली फार्म में ही नहीं जाएगा। वो क्या करेगा? छोटे छोटे फार्म बना देगा। ड्वार्फ फार्म्स बोलते हैं कुछ, 2019 के इकोनॉमिक सर्वे ने बोला था ड्वार्फ फार्म्स बना देगा छोटी छोटी। और कुछ बोलते हैं मिसिंग मिडल, मजूमदार बोलते हैं मिसिंग मिडल, मीडियम साइज की फार्म नहीं बनेगी, छोटी छोटी फार्म बनेगी। ओरिजोनटल ग्रोथ होगी, और छोटी फार्म में इनोवेशन नहीं होती, R&D नहीं होती। ठीक है, और छोटी फार्म जबरदस्ती गवर्नमेंट के बहुत सारे सब्सिडीज के बेनिफिट उठाती रहती हैं। ठीक है, तो ये सब। अब देखो, ये क्या है, पॉइंट नंबर, ये 1 के बाद ना ये 2 ही है बेटा, ये 3 लिख दिया होगा गलती से। ठीक है, अच्छा, ये 3 लिख दिया, 2 ये ठीक। 15 स्टेट्स, हरियाणा, HP, पंजाब, गोवा, UP, राजस्थान, MP हैव अलाउड वुमेन टू वर्क इन नाइट शिफ्ट। पहले वुमेन नाइट शिफ्ट में काम नहीं कर सकती थी, इन्होंने अलाउ किया, लेकिन उसके लिए कुछ सेफ्टी प्रोविजन होनी चाहिए उसके बाद। 14 स्टेट्स लाइक UP, AP, गुजरात, हरियाणा एक्सेट्रा इंक्रीज द लिमिट फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट। फैक्ट्री की एक्ट अप्लाई होगी, उस पर 10 वर्कर होते थे और उसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज होती थी, वो उस पर फैक्ट्री एक्ट अप्लाई होती थी। अब 12 वर्कर होंगे तब होगी। ठीक है, 12 स्टेट्स ने क्या किया, इंक्रीज द लिमिट फ्रॉम 20 to 50 फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एबोलिशन एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट लेबर की प्रोटेक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एबोलिशन एक्ट बनाई गई थी। अब ये वाली जो एक्ट है, 20 वर्कर जहां पर होते थे फार्म पर, वहां पर अप्लाई जाती थी, अब नहीं होगी, अब 50 होंगे तब होगी। तो ये काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है उनके लिए। जितने रूल्स रेगुलेशंस कम होंगे फॉर्म के बेटा, उनके लिए कंप्लायंस कॉस्ट, वर्ड इज कंप्लायंस, की टर्म इज कंप्लायंस, कंप्लायंस कॉस्ट घटती है। कंप्लायंस कॉस्ट घटती है तो प्रॉफिटेबिलिटी की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं, और इन्वेस्टमेंट जो है राइज होती है। ठीक है, मोटिवेटेड होते हैं, एनिमल स्पिरिट पॉजिटिव होते हैं फार्म्स के एंटरप्रेन्योर मोटिवेटेड। तो महाराष्ट्र, हरियाणा, UP एटसेट्रा हैव इंक्रीज द सीलिंग ऑफ ओवर टाइम आर फ्रॉम 75 अप टू 140। अच्छा, इंडिया में ना ओवर टाइम जो है उसकी भी सीलिंग है कि 75 घंटों से ज्यादा आप ओवर टाइम काम नहीं कर सकते, जबकि फॉरेन कंट्रीज में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हमारी कुछ स्टेट्स ने 144 आवर की लिमिट कर दी है। अच्छा, इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि देखो, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी आप जब बढ़ाते हो, फार्म्स अच्छी मशीनें, अच्छी लाइटिंग और ये सब यूज करती हैं, तो जो हमारा वर्कर है वो कॉन्फिडेंट रहता है, वो ज्यादा प्रोडक्टिव काम करेगा, क्योंकि उससे डर नहीं है चोट लग जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ राइज होती है। तो इसके लिए कुछ प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट इकोनॉमिक सर्विस सजेस्ट भी कर रहे हैं, यूज करो ना इंटरनेट ऑफ थिंग्स फॉर रिस्क डिटेक्शन इन MSME, ऐप बेस्ड वर्कर रिपोर्टिंग, टैक्स ब्रेक्स दो उन फर्म्स को जो सेफ्टी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करें, मशीन सेफ्टी सब्सिडीज प्रोग्राम, ऐसी मशीन जो कम चोट पहुंचाएं, अगर वो फार्म्स लेके आती हैं तो फार्म को सब्सिडी दो। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। Economic survey argues this. So occupational safety is very important because it increases the productivity of the labor and the growth of the economy. Flexible labor regulation, ऐसे लेबर रेगुलेशन नहीं चाहिए कि लेबर को बचाने के चक्कर में जो भी ना दे एंटरप्रेन्योर। इतना प्रोडक्टिव मत बनाओ, बैलेंस क्रिएट करो बिटवीन लेबर राइट्स एंड बिजनेस ग्रोथ। तो श्रुति राजगोपालन, कादम्बरी शाह, इन दोनों ने एक रिसर्च पेपर लिखा, व्हाई इंडियन फर्म्स डोंट स्केल। और वो ये बताता है कि इंडिया के जो लेबर रेगुलेशन है इम्पोजेस एक्सटेंसिव कंप्लायंस रिक्वायरमेंट ऑन बिजनेस। जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट ये बताएगी कि स्पिटून्स थूकने का, एक पहले के जमाने में पीतल का कुछ होता था स्पिटून्स बैंक्स वगैरह में, वो होना चाहिए। वो ये भी बताएगी कि वॉशरूम का डिजाइन कैसा हो, और ये भी बताएगी कि टॉयलेट पेपर का मटेरियल कैसा हो। अब इतनी माइक्रो मैनेजिंग अगर करोगे आप फैक्ट्रीज एक्ट, तो हर एक बंदा फार्म में
फैक्ट्री लगाने वाला डरेगा बेचारा, इतने सारी कॉस्ट उससे बढ़ा दिया आपने भाई, बिना बात की। चाहे जरूरत हो ना हो स्पीड टूल्स, चाहे वॉशरूम छोटे में काम चल सकता हो, वो तो बेचारा मारा जाएगा। उस डिजाइन के अकॉर्डिंग बनाएगा तो जगह फैक्ट्री लगाए या वॉशरूम बनाए। तो ये सारे स्टैंडर्ड्स हैं तो आपको बुरा लग रहा होगा, ये है तो लेबर के वेलफेयर के लिए, लेकिन फिर डेवलपमेंटल स्टेज भी तो देखो ना। अब इंसान एसी तभी खरीदता है ना जब फैमिली की पोजीशन ठीक हो, पहले तो पंखे में ही काम चलाता है। अगर वो एसी में पहले ही रहने लग जाएगा तो फिर तो कैसे तो इन्वेस्टमेंट करे, कैसे ग्रो करेगा। तो डेवलपमेंटल स्टेज देखी जाती है, हम थोड़ी ना डेवलप्ड कंट्रीज के लेबर स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट कर सकते हैं, दैट विल बी वेरी कॉस्टली अफेयर फॉर अस। सो सेकंड पॉइंट देखो, look at the second point, maternity benefit act 1961 this act provides uh, or mandates lot of benefits for the फीमेल वर्कर्स। और उसमें ये मैंडेट करती है दैट distance, what should be the distance between work area and crash facility. So crash facility should be within a certain distance, so that could also create a compliance cost. So so what term we can use is micromanaging hinders business growth. इतना माइक्रो मैनेज मत करो आप। सिमिलरली look at this second third section 51 of factories act 1948 mandates 48 आवर वर्क लिमिट इन अ वीक। 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं करोगे। अब आप ये देखोगे नारायण मूर्ति का जो डिबेट है, जो कह रहे हैं 70 घंटे, 70 डेज, 70 आवर्स वीक वर्क, तो 48 आवर्स वर्क वीक कम है क्या? आपको जान के ये हैरानी होगी कि पूरे वर्ल्ड में ये सबसे हाईएस्ट ऑलरेडी है। बाकी कंट्रीज में भी 48 आवर्स मैक्सिमम है, तो 48 आवर्स कम नहीं है। सो इकोनॉमिक सर्वे इज नॉट रिकमेंडिंग 70 आवर्स वर्क, बट देर इज अ कैच, बारीक सी बात है, उसको देखते हैं क्या है। अफोंसो एटॉल, मैन्युफैक्चरिंग स्टे कॉम्पिटिटिव। तो अफोंसो एटॉल ने जो स्टडी करी वो ये कहता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग फर्म कॉम्पिटिटिव होगी जो जल्दी ऑर्डर दे देगी मार्केट में, मिनिमाइजिंग द टाइम टू ब्रिंग अ प्रोडक्ट टू मार्केट। जो प्रोडक्ट में जल्दी मार्केट लाएगी वो कॉम्पिटिटिव रहेगी, उसी को ऑर्डर ज्यादा मिलेंगे। तो अगर आपको ज्यादा प्रोडक्ट, ज्यादा जल्दी प्रोडक्ट देना है, सपोज इंडिया और वियतनाम को ऑर्डर मिल रहा है, वियतनाम जल्दी ऑर्डर दे देता है, इंडिया लेट ऑर्डर देता है, ठीक है, तो वियतनाम हमारी मार्केट ले जाएगा टेक्सटाइल की, तो या बांग्लादेश। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जो ऑर्डर होते हैं ना, ऑर्डर बुकिंग कभी कम होते हैं कभी ज्यादा होते हैं, ऑन सीजन ऑफ सीजन। सपोज करो सडन स्पाइक आया ऑर्डरिंग में, इंक्रीज हो गए ऑर्डर, अब मुझे ज्यादा ऑर्डर जल्दी से बनवाने हैं प्रोडक्ट। अब 48 आवर वर्क लिमिट आड़े आ रही है, मैं ज्यादा काम करवाना चाहता हूँ, बट 48 आवर वर्क लिमिट है, मेरे वर्कर फॉर्मल सेक्टर में कह रहे हैं हम काम नहीं करेंगे क्योंकि एक्ट है हमें डिफेंड करने के लिए। लेकिन सोचो वियतनाम में भी 48 आवर वर्क लिमिट है, बट देयर इज अ कैच। वो ये कहता है ये 48 आवर वर्क लिमिट 3 हफ्तों में ऑन एन एवरेज अप्लाई होनी चाहिए। तो मतलब वीक 1, वीक 2, वीक 3, वियतनाम, इंडिया, वीक 1 में 48 आवर ही होने चाहिए, वीक 2 में 48 आवर ही होने चाहिए, वीक 3 में 48 आवर ही होनी चाहिए। वियतनाम में ऐसा नहीं है, ऐसा हो सकता है कि वीक 1 में 20 हो और बाकी के बच गए कितने, 28, और उसको जोड़ दो आप 48 में, तो कितने हो गए, 58, 68, 76, और थर्ड में 48। तो अब एवरेज निकालो इसकी, तो 3 वीक की जब आप एवरेज निकालोगे तो वीकली एवरेज 48 आवर आ रही है। दिस प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू वियतनाम, कि उसको पता है किसी वीक में उसे ज्यादा ऑर्डर मिल गए तो वो ये कर लेगी, बट इंडिया का वीक बाय वीक है, दिस इज हर्ड।
ये इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है चेंज होना चाहिए, ऑल्दो दे आर नॉट सपोर्टिंग 70 आवर वर्क वीक, बट दे आर सपोर्टिंग दिस हैज टू बी देयर, 48 hour limit create hurdle. Other countries allow manufacturing to average working hour limit across weeks and sometimes months. मंथ की लिमिट लगा देते। इवन ILO recommends manufacturer the freedom to average working hour limit across 3 weeks। तो समझ गए तो, मैंने एग्जांपल से बताया, अगर ये करेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, स्पीड से ऑर्डर देंगे और हमारा एक्सपोर्ट मार्केट को ग्रैब कर पाएगा इंडिया। सो सेक्शन, तो कौन सा नॉर्म आगे आ रहा है आपके, सेक्शन 51 फैक्ट्रीज एक्ट 1948 हटाना चाहिए। सेक्शन 65 सब क्लॉज 3 फैक्ट्रीज एक्ट, इसका भी सब क्लॉज अब इतने कौन याद रखेगा, मैंने ये नहीं लिखा। बेसिकली फैक्ट्रीज एक्ट भी याद रख लोगे तो नो ओवर टाइम वर्क फॉर मोर देन 7 कंजिक्यूटिव, तो 7 दिन से ज्यादा अगर कंजिक्यूटिव काम करवा रहे हो ओवर टाइम तो आप नहीं करवा सकते। दूसरा, टोटल नंबर ऑफ ओवर टाइम आवर्स इन एनी क्वार्टर शैल नॉट एक्सीड 75, एक क्वार्टर कितना होता है 3 महीने का, उसमें 75 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हावेवर सम स्टेट्स हैव इंक्रीज्ड दिस लिमिट, फॉर एग्जांपल यूपी ले ना महाराष्ट्र। एम्प्लॉयमेंट थ्रू डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी कौन सी होती है, जैसे डिलीवरी प्रोफेशनल्स, जैसे कैब ड्राइवर्स, जैसे ब्यूटी प्रोफेशनल्स, जैसे डाटा एनालिटिक्स, जहां पर भी टेक्नोलॉजी डिजिटल यूज हो रही है वो डिजिटल इकोनॉमी है। वो ज्यादातर यहाँ पर जो वर्क मिल रहा है वो गिग नेचर का है, गिग वर्क फोर्स है। लगभग 23 करोड़ पहुंचने वाले हैं ये गिग वर्कर्स, और 6.7% ऑन एग्रीकल्चर वर्क, और ये मेजोरिटी ऑफ वर्क देम थ्रू डिजिटल इकोनॉमी। तो डिजिटल टेक के बारे में देखो क्या कहा जाता है, डैरेन एसमोगलू, आई थिंक ये वही है, सिर्फ एसमोगलू लिखा हुआ था, आई थिंक डैरेन एसमोगलू ही होंगे, वही इकोनॉमिस्ट हैं जो फेमस है। रेस्ट रेपो 2019 का रिसर्च है, ये आप याद कर सकते हो कि टेक्नोलॉजी का डुअल इफेक्ट होता है, एक होता है डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, एक होता है रीइंस्टेटमेंट इफेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट तो ऐसा होगा कि भाई जब ऑटोमेशन आएगी, ना बहुत सारे ऑर्डर आ रहे हैं, रेस्टोरेंट में ऑर्डर लेने हैं, तो ऑर्डर लेने के लिए भी कोई बिठाना पड़ेगा मोबाइल, एक ऐप आ गया जोमेटो पे, सब कुछ डाल दो, फीड कर दो, ऑर्डर हो गया, उनके सिस्टम में चला गया, देख लिया, कितने भी ऑर्डर आ जाए वो सिस्टम में आएगा, देख, एक वर्कर 2 वर्करों की फोन उठा के सुनने की नीड खत्म हो गई, ये है डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। अब रीइंस्टेटमेंट इफेक्ट, इससे ये भी तो हुआ, क्या हुआ, इससे ये भी तो हुआ कि इस फैसिलिटी की वजह से बहुत सारे लोगों के ऑर्डर दूर दूर से आने लग गए, तो ऑर्डर ज्यादा बढ़ गए, इसीलिए अब ऑर्डर के डिलीवरी बॉय ज्यादा चाहिए, तो वही जॉब जो ऑर्डर लेने के सुनने के लिए डिस्प्लेस हुई, रीइंस्टेट हो गई। ठीक है, रीइंस्टेट हो गई वो कॉम्प्लीमेंट्री सेक्टर यानी डिलीवरी में। ऑटोमेटेड सेक्टर में भी आपको ऐप को जानने वाला, चलाने वाला, इसके लिए भी एक स्किल्ड लेबर चाहिए, तो उनके लिए भी ये जॉब क्रिएट हो गई। तो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, इनोवेशन थ्योरी ऑफ श्यूम पीटर, वो रिकॉल करो, वैसा ही कुछ है ये, टेक्नोलॉजी ऑलवेज क्रिएट्स मोर जॉब देन इट डिस्ट्रॉयज, बट इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट। ठीक है, जैसे कि एक डिबेट चल रहा था, ड्राइवरलेस कार, तो उससे ड्राइवर्स की जॉब जाएगी, तो क्या हमने ये फैसिलिटी आने देनी चाहिए, कि ये टेक्नोलॉजी आने देनी चाहिए या नहीं आने देनी चाहिए। इसी पे एक आर्टिकल आया था, और बहुत पुराना, उसमें एक आर्गुमेंट एक्सप्लेन की, कि एक बार कीन्स अमेरिका में जाता है, तो अमेरिकन जो हैं, कस्सी होती है ना, छोटा कस्सी बोलते हैं उसे, पता नहीं मुझे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कस्सी होगी जिससे
खोदते हैं, मीन्स डिगिंग करते हैं। तो वो डिगिंग कर रहे थे वर्कर्स। तो कीन्स ने कहा कि वाई आर दे यू आर नॉट यूजिंग क्रेन टाइप ऑफ थिंग्स। तो कहते हैं उससे तो जॉब क्रिएट नहीं होगी ना, इससे ज्यादा होगी। तो उन्होंने जो क्या बोला कि फिर इनको कस्सी मत दो, इनको स्पून दे दो, स्पून। तो ज्यादा तो ज्यादा जॉब क्रिएट होगी, क्योंकि एक कस्सी जितना मड उठाएगी, उतना मड उठाने के लिए तो 100 स्पून की जरूरत होगी, तो 100 जॉब क्रिएट। तो ये एक फनी सा इंसिडेंट है। तो ये कहते हैं कि innovation and technology is although disruptive, but it always creates more jobs later on through reinstatement effect। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री सेक्टर में भी जॉब क्रिएट करती हैं, और जो ऑटोमेटेड सेक्टर है उसमें भी वो जॉब क्रिएट करती हैं। तो डिजिटल इकोनॉमी, जेंडर इमेंसिपेशन, हाउ जेंडर को कैसे इमेंसिपेट किया है डिजिटल इकोनॉमी ने, अलाउ किए हैं एक्सेस एजुकेशन ऑनलाइन कर सके। तो वुमेन को सिक्योरिटी का बड़ा इशू होता है, ट्रैवलिंग का बड़ा इशू, तो ऑनलाइन एजुकेशन से उसको काफी बेनिफिट हुआ है। तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करी है, मोबिलिटी एंड टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो घर पे बैठ के भी टेक्नोलॉजी से पिकल मैन्युफैक्चर कर सकती हैं, और वो उसको एक ऐप के थ्रू, अमेजोन के थ्रू भेज सकती हैं कहीं, जोमेटो के थ्रू, टिफिन सर्विस कितनी सारी, क्या बोलते हैं क्लाउड किचन, क्लाउड किचन, क्लाउड किचन की कितनी जॉब्स क्रिएट हुई हैं। नाउ शी कैन स्टे एट और होम एंड शी कैन इवन अर्न। वर्क प्लेस सेफ्टी इशू खत्म हो गया, आप घर से वर्क फ्रॉम होम है तो। स्टडी बाय लोको एंड यांग, fintech adoption significantly improves female employment, reduces gender inequality, it also mitigates the financial constraint of female headed farms। तो ये थोड़ा सा रीड कर लेना, ये याद कर रखना ये, है ना। जॉब क्रिएशन इन रिन्यूएबल एनर्जी, तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जॉब बड़ी क्रिएट हो रही है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसने एनुअल रिव्यू करा, और क्या बोला कि इंडिया में रिन्यूएबल सेक्टर एनर्जी, ये देखो, ये ट्रांसमिशन टू ग्रीनर एनर्जी, इस टेक टेक को हटा के लिखो ऑल्टरनेटिव। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी मेरे से। ट्रांजिशन टू ग्रीनर एनर्जी ऑल्टरनेटिव से जॉब क्रिएट हो रही है रिन्यूएबल सेक्टर में। और इन्होंने देखा कि 1.02 10,20,000 जॉब्स रिन्यूएबल सेक्टर में क्रिएट हुई है, उसमें से 4,53,000 जॉब, 4,53,000 जॉब्स हाइड्रो पावर में प्रोड्यूस हुई है। वुमेन के लिए भी ये बहुत एम्पावरिंग है। सोलर ऊर्जा लैंप प्रोजेक्ट, ये कोट कर सकते हो तुम। दुर्गापुर राजस्थान में वुमेन के सेल्फ हेल्प ग्रुप ने सोलर एंटरप्रेन्योर्स प्रोड्यूस करे हैं। 5 सोलर शॉप्स लगी है। सोलर शॉप्स का मतलब जिसमें सोलर टूल्स, सोलर लैंप्स बिकते हैं, और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रहे हैं वहां पे। तो उनके लिए जॉब क्रिएट हुई है। और ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल, GEAP, GEAP, ये पी प्लेनेट, पीपल प्लेनेट, पीपल एंड प्लेनेट, ये डे, NRLM गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ ये मिलके फंडिंग कर रही है सेल्फ हेल्प ग्रुप की, वुमेन की, सोलराइजिंग 550,000 वुमेन एंटरप्राइज। तो एक चीज तुम्हें ध्यान रखना है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का टॉपिक तुम्हारे GS2 में है। तो वहां पर वो सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे वुमेन की हेल्प कर रहा है, कैसे जॉब क्रिएट कर रहा है, उसमें तुम ये केस स्टडी कोट कर सकती हो। ठीक है? फिर डिसेंट्रलाइज रिन्यूएबल एनर्जी ये डिसेंट्रलाइज कैसी होती है कि एक सेम पावर ग्रिड से, मेन पावर ग्रिड से पूरी जगह पे एनर्जी ले जाने की, ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी। डिसेंट्रलाइज्ड है, डिसेंट्रलाइज इन द सेंस कि सोलर पावर डिसेंट्रलाइज्ड, कहीं भी लगा सकते हो एनर्जी प्रोड्यूस। सो इसने बूस्ट करी है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन एनर्जी कॉन्स्टेंट, रिसोर्स कॉन्स्टेंट एरियाज। मिलेट कल्टीवेशन, जैसे कि सोलर पावर प्रोसेसिंग के थ्रू मिलेट कल्टीवेशन हो रही है, कहाँ पर, कर्नाटक में। एक नाम दिया गया है, बोएपारीगुडा सब साबुजीमा FPO, अंडर ओडिशास मिलेट मिशन, सोलर पावर प्रोसेसिंग। So see how decentralized energy is also promoting women entrepreneurship। स्किल डेवलपमेंट के बारे में अब बात करते हैं। अब स्किलिंग, रीस्किलिंग एंड न्यू स्किलिंग फॉर चेंज वर्ल्ड। चेंज वर्ल्ड क्यों? क्योंकि जनरेटिव AI आ रही है, डिजिटलाइजेशन हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसके लिए रिन्यूएबल एनर्जीज में जा रहे हैं, तो वहां पे फिर हमें उसके अकॉर्डिंग वर्कफोर्स चाहिए।
तो पीएलएफएस डेटा है, ये एक अच्छा डेटा है, इसमें कुछ याद करने की कोशिश करना मेन मेन सा। जैसे कि एजुकेशन लेवल ऑफ वर्कर क्या है, कि प्राइमरी एजुकेशन 52% ने कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन सिर्फ 2.2, ग्रेजुएट सिर्फ 7.6 एंड सेकेंडरी 37। स्किल्ड लेवल देखो आप, इंडिया में हाई कंपिटेंसी स्किल सिर्फ 2.5 वर्कर्स के पास है, सेमी स्किल्ड 65% है। तो यानी अगर जनरेटिव एआई आ रही है बेटा, डिजिटाइजेशन आ रही है, तो कैसे हम इनको जॉब देंगे? ये तो सारे सेमी स्किल्ड है, इनकी स्किलिंग करनी पड़ेगी। एलिमेंट्री स्किलिंग 22% है, स्पेशलाइज स्किल सिर्फ 9.3% है। अच्छा, वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू इनको स्किलिंग करें, तो उसमें नो वोकेशनल ट्रेनिंग, हमारे जो वर्कर हैं उनको कोई भी तरीके की कोई वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं मिलती, ऐसे वर्कर देखो 65 है, यही सेमी स्किल्ड है सारे के सारे, यही यही सेमी स्किल्ड है, इनको कोई वोकेशनल ट्रेनिंग ही नहीं मिल रही। जिन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग रिसीव करी सिर्फ 4%, लर्निंग ऑन द जॉब जिन्होंने करी 9.3%, और हेरिडिटरी जिनको ट्रेनिंग मिल गई वो 11%। अब लास्ट के दो पेज हैं, अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट ऑफ ये कॉम्पिटिटिवनेस, 53% ऑफ ग्रेजुएट्स एंड 36% ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट्स अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से नीचे जॉब पर काम कर रहे हैं। गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज है, अकॉर्डिंग टू पीएलएफएस देर इज अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन पोर्शन ऑफ स्किल्ड पीपल। स्किल्ड पीपल पहले 15% थे 2018-19 में, अब वो 44% से ज्यादा हो गए, 45% हो गए। और कैसे हुए, उसने गवर्नमेंट के कुछ पॉजिटिव्स बताए हैं। पीएम कौशल योजना, क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम एट आईटीआईज, आईआईटी नहीं है बेटा, आईटीआईज है, ठीक है। नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग अप्रूव्ड 2000 प्लस न्यू वेज स्किल कोर्सेज, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम मॉडिफाइड। इसमें से दो तीन याद कर लेना, पीएम कौशल विकास योजना याद करना बड़ा आसान है, ये कर लेना, ठीक है। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम ये कर लेना, स्किल इंडिया डिजिटल हब ये कर लेना, मॉडिफाइड क्रेडिट फंड स्कीम फॉर स्किल डेवलपमेंट। तो इनमें से एक दो तीन कोई भी जो तुम्हारे को आसानी से हो जाए, वो दो या तीन याद कर लेना, दो भी याद रहेगी बहुत। हवेवर, संतोष मेहरोत्रा सोमैया कमेटी, तो ये गवर्नमेंट, ये इकोनॉमिक सर्वे का पर्सपेक्टिव पॉजिटिव कि हमने स्किलिंग करी। बट द क्वेश्चन इज, जितनों के तुमने ये स्किल करी इनको जॉब मिली क्या? तुमने कहा कि 15% से 45% तक स्किलिंग हो गई है, इनको जॉब भी मिली है क्या? आर दीज पीपल एम्प्लॉयड? सो इस पर एक कमेटी बैठी, सोमैया कमेटी पार्लियामेंट्री, उसने रिसर्च करा, और संतोष मेहरोत्रा उसी कमेटी को कोट करता है, और द हिंदू में लिखता है कि इन ये पुअरली, ये जो प्रोग्राम्स थे, ये पुअरली लर्निंग आउटकम है इन प्रोग्राम के, और पुअर एम्प्लॉयबिलिटी है। अब आपको ये आर्टिकल्स संतोष मेहरोत्रा के स्किलिंग को लेके गूगल करोगे, द हिंदू के आर्टिकल आ जाएंगे। अगर तुम पढ़ना चाहो तो एक दो आर्टिकल को डिटेल में पढ़ लेना, थोड़ा सा गूगल कर लेना सुमैया कमेटी की क्या फाइंडिंग थी। ये बहुत चार 3-4 साल पुरानी हो गई है, तो मैं इस पर बेटा लेक्चर नहीं ले सकता ना, मैं बता सकता हूँ, मैंने आपको सोर्स बता दिया, लिखा हुआ है, थोड़ा सा गूगल कर लेना। लेकिन अगर तुम ना करना चाहो तो जितना मैंने यहाँ लिखा हुआ है, दिस इज इनफ, ठीक है, इसको यूज करना। मेहरोत्रा ने फिर कोई सॉल्यूशन भी दिया था, आरआईसी, री इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन, री इंडस्ट्रियल, री इम्बर्सिबल इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन, ये जर्मन मॉडल है ऑफ स्किलिंग। अभी क्या होता है ना, कि पीएम कौशल विकास योजना, उससे गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी देगी, कोई बंदा एक स्किलिंग का प्रोग्राम रन करेगा, वो उससे गवर्नमेंट से सब्सिडी लेगा, लोगों को स्किल करेगा और उनको सर्टिफिकेट दे देगा। आईटीआईज में ऐसे स्किलिंग होगी। लेकिन बेटा, इनकी स्किल की जरूरत किसे है? इंडस्ट्री को। तो इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है और ये जो सर्टिफिकेट कोर्सेज स्किलिंग के दे रहे हैं, इसके बीच में मिसमैच है। तो अगर इंडस्ट्री ही इन्हें स्किलिंग करे, तो वो स्किल ज्यादा एम्प्लॉयबिलिटी प्रोवाइड करेगी। तो जर्मनी में ऐसा होता है कि इंडस्ट्री फैक्ट्रीज ही स्किल प्रोवाइड करती हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर एक फैक्ट्री ए स्किलिंग करती है पर्सन एक्स की, राइट, पर्सन एक्स की स्किलिंग करती है,
कुछ दिन बाद ये पर्सन एक्स बी फर्म में भाग गया, तो फर्म का तो लॉस हो गया। इसीलिए सारी फर्म्स स्किलिंग प्रोग्राम खुद ही नहीं करती। अब इस डिसइंसेंटिव को कैसे इंसेंटिवाइज करें? तो ये एक मॉडल है। हम क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं कि कोई भी फर्म, सारी फर्म्स को इस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए गवर्नमेंट को कुछ पैसे देने होंगे। वो एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी की तरह काम करेगी। फर्म ए ने दे दिया, बी ने दे दी, और गवर्नमेंट भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करेगी, बी ने दे दी। अब सपोज करो ए ने ट्रेनिंग दे दी, ट्रेनिंग करने के बाद वो बिल भेज सकती है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट उसे रिइम्बर्स कर देगी। फिर वो वर्कर चाहे ए के पास रुके या बी के पास जाए, बी के पास गया तब भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हो गई, और इंडिया का तो बेनिफिट ही हुआ मैक्रो लेवल पे। और माइक्रो लेवल पे फर्म ए का कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उसे पैसे वापस मिल गए। आपको समझ आया पॉइंट? हेलो? यस सर। लास्ट पेज है ये। कुछ और पैकेजेस फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ELI। ये स्कीम नहीं आई है, थोड़ा सा एक बार इसे गूगल करके पढ़ लेना। मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा है इसको, लेकिन आपको थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। ये क्या है? एम्प्लॉयमेंट बढ़े देश में, इसके लिए कुछ सब्सिडीज दे रही है, इंसेंटिव्स दे रही है, दोनों को, एम्प्लॉयर को भी एम्प्लॉय को भी। तो स्कीम, इसके अंदर 3 स्कीम है, स्कीम ABC, सब स्कीम्स है। वो कहती है जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट जिसको मिलेगी, जब वो EPFO पे सब्सक्राइब करेगा तो कुछ पैसे सरकार देगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जब जॉब क्रिएट होगी तो सरकार उस फर्म को कुछ सब्सिडी देगी पर जॉब कुछ। स्कीम C, सपोर्ट टू एम्प्लॉयर्स, कुछ और सब्सिडी होगी, आप थोड़ा सा इसे डिटेल में देख लेना बस। ये आपको थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूं मैं, इसको एक बार थोड़ा सा स्टडी कर ले। फैक्चुअली है, इन्फॉर्मेशन कुछ है, समझने का नहीं। बेसिकली एम्प्लॉयमेंट आप दोगे, बढ़ाओगे फार्म, और एम्प्लॉयमेंट आपको पता है कितना बड़ा इशू है अब देश में। तो सरकार चाह रही है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़े, अगर फार्म्स एम्प्लॉयमेंट देती हैं तो कुछ उनको सरकार अपनी तरफ से इंसेंटिव देगी। एक जो बहुत अच्छी स्कीम अभी आई है, जो काइंड ऑफ RIC मॉडल है, काइंड ऑफ RIC मतलब उससे काफी मिलता जुलता है। ये बहुत अच्छी स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम। इसमें इंटर्नशिप दी जा रही है टॉप 500 कंपनीज के अंदर। टॉप 500 कंपनीज छाटेगी सरकार, और उनमें इंटर्नशिप दिलवाएगी। हालांकि इस इन टॉप 500 कंपनीज में एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, जिनको इंटर्नशिप दिलवाएगी वो IIMs और IIT के बंदे नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें इंटर्नशिप इजीली मिल जाती है। बाकी Tier 2 सिटीज के स्टेट गवर्नमेंट्स के स्टूडेंट्स होंगे। और इसमें पर मंथ सरकार 12 महीनों तक 5,000 रुपए देगी, और एक बार 6,000 रुपए देगी, और इस 5,000 में से 4500 रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी और 500 रुपए कंपनी देगी। और ये 500 जो होंगे, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर काउंट किए जा सकते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लार्ज फर्म्स पे अप्लाई होता है, ये एक्ट, ये लॉ। तो वो CSR की अंदर काउंट कर सकते हैं अपने 500 जो वो पर इंटर्न को देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ ना, कुछ इंडस्ट्री की भी स्किल इन्वॉल्व होगी। बेसिकली आप एक बात बताओ, आप ये जो स्किलिंग कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो? इंडस्ट्री के लिए कर रहे हो। जब इंडस्ट्री के लिए स्किलिंग कर रहे हो, ना तो इंडस्ट्री उसे ट्रेन कर रही है और ना उसको पैसे दे रही है, जबकि फायदा उस ट्रेनिंग का इंडस्ट्री उठाती है। तो इंडस्ट्री की स्किल इन्वॉल्व होनी चाहिए ऐसी स्किलिंग के अंदर। वो RIC मॉडल है, और उसका ही कुछ कुछ रिलेटिवली हमने शुरू तो किया, PM इंटर्नशिप स्कीम, और ये भी काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्कीम्स। एग्जैक्टली वैसा नहीं हो रहा है, लेकिन सिमिलर कुछ ऐसा शुरू तो किया। दैट इज अ गुड थिंग। इंडस्ट्री पार्टनरशिप टू टैकल द स्किल गैप। ठीक है, अब ये है लास्ट में इंटरनेशनल मोबिलिटी। देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा है कि 97 मिलियन न्यू जॉब्स वर्ल्ड वाइड क्रिएट होंगे बाय 2025। और सबसे ज्यादा वर्कर किस देश के पास है? जिसके पास पॉपुलेशन है वो हम है। हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, IT, एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल सर्विसेज में इंडिया की मीडियन एज 28 है। तो हम स्किल डेवलपमेंट कर कर आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं।
क्योंकि बिना जॉब के कैसा आत्मनिर्भर भारत, और इंडिया ये सारी जॉब्स की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है अगर हम स्किल कर लें, खुद को रीस्किल अप स्किल कर लें। इसके लिए, ताकि हम अपने वर्कर्स को दूसरी कंट्रीज में भेज सके, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने जापान, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इनफैक्ट ऑस्ट्रिया भी था, ऑस्ट्रिया लिखा नहीं मैंने यहाँ, इटली, जर्मनी, इन सब से कुछ एग्रीमेंट करे हैं, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट, ये हेल्प करेंगे हमारे वर्कर्स को माइग्रेट करने। फिर स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाए, एक वाराणसी में, एक भुवनेश्वर में। इन सेंटर्स में आप जाके फॉरेन में काम करना चाहते तो आप अपना अप्लाई कर सकते। सजेशन क्या है कि, एक और सजेशन है मोड 4। ये मोड 1 2 3 4 होते हैं डब्ल्यूटीओ के। उसमें फिजिकल प्रेजेंस वर्कर की जरूरत चाहिए होती है। तो जब हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आजकल जो कर रहे हैं, उन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हम इसके बारे में बात करें, क्योंकि भाई हमारे पास जॉब सीकर बहुत है और दूसरी कंट्रीज में रिक्वायरमेंट बहुत है, तो क्यों ना हम माइग्रेट करा के अपने लोगों को जॉब दिलाएं। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये बहुत बड़ा चैप्टर था, 50 पेजों का, तो इसको मैंने एकदम छोटे शॉर्ट में ये कन्वर्ट किया। सबसे बड़ा चैप्टर यही था, और इसलिए था शायद क्योंकि सबसे मेजर प्रॉब्लम यही है अभी। तो इसको आप कर लेना। ठीक है, हाँ अब बताओ बेटा, कुछ पूछना है, क्या बोल रहे थे? सर उसमें वो उसमें वाला बात। क्या कह रहे हो? सर जो रेवड़ी पे बात करते थे, सो उसकी बात करते थे। हाँ हाँ, बताओ क्या कह रहे थे? नहीं सर, वो बेटा मैं कह बात रहा तो था कि सुननी जैसे। पड़ेगी ना तुम्हारी, वरना आप बोलोगे सर आपने मेरी बात तो अरे सुनी नहीं नहीं। सर, ऐसा नहीं सर। बताओ। ये सर मेरा एक पॉइंट था कि जैसे कि वो इस चीज को पॉलिटिकली थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि हाँ, जैसे पॉलिटिकली तो गलत चीज हाँ, हो, उसको पॉलिटिक्स तो वोट गलत मिल चीज रहा है करते ही और है, हाँ। लोगों को एक ड्रग्स के तहत दे रहे हैं कि पैसा दोगे तो वोट देंगे। और फ्री बीज एक तरीके से सर इकोनॉमी के लिए तो एक डैमेज ही कर रहा है, क्योंकि टैक्स पेयर जो भी है उन पे ये लोड आ जाएगा। एक अच्छा खासा पॉपुलेशन है हमारे पास, ये भी नहीं है कि बहुत छोटा पॉपुलेशन हम लोग लेके चलेंगे। हाँ बेटा, लेकिन ये भी तो है ना, ये भी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिन लोगों को जॉब नहीं मिल रही, जो पुअर हैं, खाने तक को नहीं मिल रहे हैं, एक्सपेंसेस इतने सारे हैं, तो आप कैसे डिफाइन करोगे फ्री भी क्या है? क्या हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करना फ्री भी है? तो आप बोलोगे वो तो नहीं है। तो क्या इलेक्ट्रिसिटी की कुछ सर्टेन यूनिट्स देना, मतलब 200 यूनिट दे दोगे तो फ्री भी नहीं है, 700 दोगे तो फ्री भी है? अब आप कैसे डिफाइन करोगे कि 700 यूनिट्स फ्री देना फ्री भी है और 200 देना नहीं है? फिर आप ये कैसे बोलोगे कि पीएम किसान योजना से जो हम फार्मर्स को देते हैं 2,000 रुपए, वो फ्री भी नहीं है? तो ये बड़ा सब्जेक्टिव इशू है। इस फ्रीबी में आप कैसे डिफाइन करोगे? जैसे कि आप बोलोगे वुमेन को फ्री राइड देना फ्री भी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वुमेन को फ्री राइड देने से फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट राइज हो गई है। अब जब वो फ्री में कहीं आ जा सकती है, तो उसकी सैलरी बढ़ गई है। देखो, पहले उसे 15,000 सैलरी मिलती थी, लेकिन इफेक्टिवली 10,000 मिल रही है। क्यों? 5,000 रुपये उसका आने जाने में खर्चा हो जा रहा है। अब जब मैंने उसे फ्री राइड की, फ्री भी या रेवड़ी दी, तो उसकी तो सैलरी 15,000 हो गई। अब जब वो 15,000 हो गई, तो वो तो जॉब पे करेगी, उसकी फैमिली भी अलाउ कर रही है, इनकम ज्यादा है। तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ गई। अब फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ गई, तो ये देश के लिए अच्छा है क्या बुरा है? अब सर ये कैसे अच्छा है डिबेट? सर, वेलफेयर वेलफेयर पॉइंट से सर, ये सब तो पॉइंट ठीक है सर। जैसे झारखंड सरकार जो सर अभी 2500 रुपये पर मंथ उन्हें इलेक्शन से पहले वादा किया था, कि उससे पहले भी दे रहा था वो। तो हाँ। अच्छी अच्छी महिलाएं जो अच्छे घर से आती है, इवन मेरे परिवार से भी झारखंड में रहते हैं, उन्हें भी हम्म। मिलता है। हम्म। तो मुझे ये इस चीज से सर मुझे यहाँ पे एक नेगेटिविटी दिख रही है। ऐसे सर दिल्ली सरकार का अगर देखा जाए तो वो फ्री भी जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो तो अच्छा है, क्योंकि एक बूस्ट करने के लिए किसी भी एक सेक्शन को जो बहुत ज्यादा एक लाइन से नीचे है, बेटा वही तो तो मैं उसके आपको लिए कह वो रहा हूँ, जरूरी ये है। जो हाँ फ्रीबी वर्ड है ना, जो ये बड़ा सब्जेक्टिव है, इसको कैसे डिफाइन करोगे? अब आप इसको इस तरीके से सोचो कि फ्रीबी देने की जरूरत क्यों पड़ रही है। आस्क योर सेल्फ दिस। आप ऑल्टरनेटिवली सोच के देखो, व्हाई पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू गिव फ्रीबीज? क्यों? डाटा कलेक्शन करने के लिए। नहीं नहीं, आपको पता है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम फिनलैंड में अप्लाई करा गया कि आपको घर जो बैठे पैसे मिलेंगे। पता है, वहां की पॉपुलेशन ने 2 हफ्ते में मना कर दिया, हमें घर बैठे पैसे नहीं चाहिए।
पता है क्यों? क्योंकि बेटा उन्हें काम की ज्यादा नीड है, पैसे उनके पास हैं। अब हमारी कंट्री में कोई जो वो है खाली नहीं बैठेगा। आपने लेबर सप्लाई करो पढ़ा है ना, बैकवर्ड बेंडिंग होता है। हाँ जी। तो हम लोग अभी गरीबी की उस सीमा पे हैं जहां पर हमारा लेबर सप्लाई का राइजिंग है, बैकवर्ड बेंडिंग नहीं आया है वो, कि अब अगर हमें फ्री में बैठे फ्री भी मिल गई तो हम काम चोर बन जाएंगे, काम कम करने लगेंगे। ये हाइपोथेसिस, ये जो आर्गुमेंट है वो इस बात पे निर्भर करती है कि हम इस लेबर सप्लाई करके कौन से पोर्शन पे है। अब अगर ये एक काइंड ऑफ वेज रेट है, ये बढ़ रहा है, अगर आप इसमें एफ फ्री भी जोड़ रहे हो, तो जब आप फ्री भी जोड़ रहे हो, जब आप ये 100 हो गया है और यहाँ पे ये 40 है, तो आपका जब ये 100 से 90 से 90 वेज थी और उसमें 10 फ्री भी जोड़ दी तो 100 हो गई। तो देखो वर्किंग आवर घट रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हूं तो मैं 40 है वेज, इसमें 10 रुपए की फ्री भी जोड़ दी फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के लिए, तो ये क्या हो रहा है? लेबर तो बढ़ रही है ना? भाई मैंने तो इकोनॉमिक्स में यही सीखा, हमने तो बेटा यस यही सीखे। तो सर, पर अब मेंटली यहाँ पे आप बताओ कैसे बोल दोगे कि ये फ्री भी है? ये तो सर, एम्पावरिंग है है ना? या सर इम्पावरिंग देख रहे हैं सर हम, अब पर देखो मैं जहाँ पे आपको वो सर। बताता हूँ जैसे इलेक्ट्रिसिटी का। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी की फ्री क्यों दे रहे हो? भाई एक जो गरीब बच्चा है और इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी नहीं हो तो रात को पढ़ नहीं पाएगा। तो मैं आपको ऐसे ऐसे इतने एग्जाम्पल दे दूंगा कि फिर आप मेरे को काउंटर नहीं कर पाओगे। आप फिर मेरे को ऐसे एग्जाम्पल दोगे कि सर एक रिच आदमी जिसके पास एसी है वो उसको नहीं मिलनी चाहिए। द प्रॉब्लम इज फिल्टर कैसे करोगे? कैसे फिल्टर आउट करोगे? फिल्टर आउट करने की कंप्लायंस कॉस्ट है, उसके लिए अलग से मशीनरी बिठानी पड़ेगी। वो ये चेक करे कि किसको मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए, वो एक अलग खर्चा हो गया। तो हमें पता है क्या पूछना चाहिए कि हमें ये फ्रीबी देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? फिनलैंड तो नहीं ले रहा है क्योंकि उनकी डेवलपमेंट अच्छी हो रखी है, हेल्थ फैसिलिटी मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी 24x7 है, चीप इलेक्ट्रिसिटी है उनके पास, और जो है एजुकेशन चीप है। अब ये सारी चीजें जब होंगी तो फिर वो इंसान को बिजी रहने के लिए वर्क चाहिए। लेकिन हमारे देश में सिचुएशन उल्टी है। हमारे देश में हंगर इंडेक्स आप देखो, हमारे देश के हेल्थ इंडिकेटर्स आप देखो, इन्फेंट मोर्टेलिटी देखो आप, जो है फास्टिंग देखो, स्टंटिंग देखो, कितनी सारी प्रॉब्लम्स है। इतनी सारी प्रॉब्लम में अगर कुछ रिलीफ दे रहा है पॉलिटिकल पार्टी, तो भाई आप उसको कैसे बोल दोगे कि वो क्या कहते हैं फ्री भी है? ऐसे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो द फ्रीबी का जो डिबेट है मैं आपको बताता हूँ, फ्रीबी का डिबेट ऐसा है कि वो बड़ा सब्जेक्टिव है। एक पॉलिटिकल पार्टी जिसे फ्रीबी कहती है दूसरी उसे एम्पावरमेंट कहती है, और दूसरी जो जिसे एम्पावरमेंट करती है पहले वाली उसे फ्रीबी कह देती है। द इशू इज कि हमें फ्रीबी देने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हम लोगों को जॉब नहीं दे पा रहे हैं, हम लोगों को और फैसिलिटी नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर एंड में हम उन्हें कन्विंस करने के लिए फ्री भी दे दे रहे हैं। सो ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल इशू है। तो आप अगर इसको कॉम्प्रिहेंसिवली देखो तो एक शैलो तरीके से देखो तो आपको ये फ्री भी और बर्डन ऑन इकोनॉमी नजर आएगा। बट अगर आप इसे पॉजिटिव तरीके से देखो तो आपको ये एम्पावरमेंट नजर आएगी। सो इट्स अबाउट परसेप्शन। मैं किसे फ्री भी बोलूंगा? मैं उसे फ्री भी बोलूंगा जो भी पॉलिसी मेरे पीपीएफ को इनवर्ड शिफ्ट कर दे इधर, या पैरेलली इनवर्ड शिफ्ट कर दे। लेकिन जो भी पॉलिसी मेरे पीपीएफ को आउटवर्ड शिफ्ट कर दे वो एम्पावरिंग है, वो वेलफेयर है। अब आप देख लो अप्लाई करके कौन सी स्कीम पीपीएफ को राइटवर्ड शिफ्ट करती है, वो वेलफेयर है। कौन सी स्कीम इनवर्ड अप शिफ्ट करती है वो फ्रीबी। अब जैसे कि इंडिया ने 35% से कॉरपोरेट टैक्स रिड्यूस करके 17% कर दिया, ऑलमोस्ट इतना कुछ।
अब कोई इसे फ्री भी बोल सकता है अगर इन लोगों ने इस टैक्स बेनिफिट से बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट नहीं करा तो। अगर ये इन्वेस्ट करते तो पीपीएफ राइटवर्ड शिफ्ट है, ये वेलफेयर है, एम्पावरिंग है, इकोनॉमी बूस्टिंग है। बट अगर इन्होंने नहीं करी इन्वेस्टमेंट तो ये फ्री भी है। अब आप जाके डेटा देखो और देखो कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ आफ्टर दिस डिसीजन कितनी से बढ़ी है। तो ये बेटा बहुत ज्यादा बड़ा डिबेट हो जाता है, इसलिए इसमें मैंने बोला आपको कि इसमें नहीं पढ़ते हैं। जी सर, सर है सर, काफी कॉन्फ्लिक्ट वाला डिबेट है ये सर। बहुत कॉन्फ्लिक्ट वाला डिबेट है बेटा। ये पता क्या होता है, हर आदमी को ना अपने से मतलब होता है। तो जो ये नरेटिव बनाते हैं ना कॉरपोरेट क्लास, गवर्नमेंट को अपने से मतलब है, गवर्नमेंट को बहुत सारे प्रोग्राम रन कर रहे हैं, तो वो कोशिश करेगी कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये फ्री भी ना दें तो मैं भी ना दूं। अब गवर्नमेंट को देनी पड़ती है फ्री भी अगर एक पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस कर देती है तो, समझ रहे हो। जी जी। और फिर गवर्नमेंट भी तो बहुत सारी जगह पे फ्री भी देती है। जैसे कि गवर्नमेंट एनपीएज में कितना रिलीफ दिया कॉरपोरेट को, तो पुअर आदमी तो बोलेगा ये भी फ्री भी है। अब फार्मर्स को अगर हम जो वेव ऑफ कर दें उनका लोन, तो वो भी फ्री भी है। मतलब ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज हो जाएगी, हम बता ही नहीं सकते कौन सी चीज फ्री भी है कौन सी नहीं। इसीलिए तो रिसेंटली क्या हुआ ये कुछ केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट वगैरह ने बोला कि ये फ्री बी कल्चर ठीक नहीं है, इसे कंट्रोल करो। तो फिर ये बात चल रही थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोला जाए कि वो डिसाइड करे कि कौन सी स्कीम फ्री भी होगी कौन सी नहीं होगी। और ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। सो द पॉइंट इज ये सारे डिबेट चलते रहेंगे, और माय आर्ग्यूमेंट इज दैट ये फ्रीबी भी ऐसे चलती रहेगी जब तक के हालात नहीं बदलते। फ्रीबी इज द आउटकम ऑफ our failure of not providing enough economic development and inclusive growth and job oriented growth to the people. We are forced to give this freebies because we didn't provide inclusive growth. If the growth is inclusive, then obviously the nature of freebies will change. तो इसीलिए मैं आपसे इस बारे में ना ज़्यादा मैं ये पूछ रहा था कि ये वैसा हो जाएगा। इसमें एंडलेस डिबेट है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा आप भी या कोई और भी थर्ड पर्सन आके मुझे कुछ चार एग्जांपल दे देगा। पॉइंट इज परसेप्शन, इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन। इंटरेस्ट ग्रुप, किस इंटरेस्ट ग्रुप से आप बिलोंग कर रहे हो और किस परसेप्शन से आप बात कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग वो डेफिनेशन चेंज हो जाती है फ्रीबी की। फ्रीबी इज वेरी सब्जेक्टिव वर्ड। सो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए रिलेटेड टू वी हैव टू राइट पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव। दोनों लिखना, और एंड में एक स्मार्ट इकोनॉमिस्ट की तरह इस बात को पीपीएफ पे ले जाके छोड़ देना, बोल देना वट एवर इज एम्पावरिंग एन इकोनॉमी, workers, what is whatever leads to inclusive growth is a welfare program. Whatever is retrograde to the economy, discouraging work effort or investments, provides disincentive to investment, whatever leads to backward of ppf, that is a free। ओके तो सर, थैंक यू। तो यहाँ तो आपको ना पता है, हमें कोई भी चीज को फ्री भी बोलने से पहले पता है क्या करने की जरूरत है। पायलट प्रोजेक्ट आरसीटी टेक्निक से, ये आरसीटी टेक्निक आपको पता होनी चाहिए, इसी पे नोबेल प्राइज मिला अभिजीत बनर्जी को। हमें क्या करना चाहिए, हर एक स्कीम पर आरसीटी टेक्निक से पायलट प्रोजेक्ट रन करना चाहिए। अगर वुमेन को फ्री राइड देना उनको एम्पावर कर रहा है, स्टडी में ये निकल के आता है कि उससे उनकी फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है, तो वो फ्री भी नहीं है और वो स्कीम कंटिन्यू होनी चाहिए। ये यानी हर एक स्कीम पर स्टडी होनी चाहिए, स्टडी में पास हो जाए कंटिन्यू, वो फ्री भी नहीं है। अगर वो स्टडी में फेल हो गई तो वो फ्री भी है, चाहे फिर वो कॉरपोरेट्स को रिबेट देने वाली बात हो या चाहे फिर वो पुअर्स को सब्सिडी देने वाली बात हो। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर थोड़ा ऐसा सा था, सब्जेक्टिव सा, और ये बात खत्म हो गई। अब नेक्स्ट चैप्टर जल्दी करेंगे, ठीक है।
तो आप इसे रिवाइज करना नोट्स को, और साथ साथ पेपर 2 के इन्हें कनेक्ट करते रहना। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट का फोल्डर करना है आपको, इंडस्ट्री के बाद एक एम्प्लॉयमेंट का फोल्डर है, 3-4 लेक्चर होंगे उसमें, ये उसमें अपडेशन है। ठीक है बेटा। थैंक यू। ओके। Thank you, sir. ओके बेटा।